दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन करता हूं मैं आप सभी लोगों का। होप सो मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर होंगे। कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप पूछें। सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि यूके टेट का पेपर होने वाला है, इसलिए एक मैराथन लेकर के मैं आपके समक्ष हूं। और मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं उन तरह के तमाम क्वेश्चन पुट करूं जिससे आपको कुछ इस तरह की समझ। तो अगर आप इन सवालों को सही सही कर देते हैं तो ये मेरा मानना है कि आपको कोई भी चिंता की जरूरत नहीं, आप सीधे पास हो जाए। मेरी आवाज सबको आ रही है? एक बार क्लियर कर दीजिएगा। मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? एक बार ये पता लग जाए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आवाज एकदम साफ होगी। फिर भी एक बार चेक कर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो नमस्कार है सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी साथियों को। और मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया हैं। ओके, तो आवाज की प्रॉब्लम बता रहे हैं? थोड़ा आवाज की दिक्कत? नहीं, आवाज ठीक है, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर। तो बिना किसी देरी के भाई सेशन को लाइक कर दो। जितने भी साथी यूटेट का एग्जाम या देने वाले हैं उन सबको खबर पहुंचा दो, चिट्ठी पत्र इस कुछ भी हो कि यहाँ 50 क्वेश्चन हो रहे हैं और आसानी से इसमें आकर जुड़, जिससे कि उनको आसानी से कोई दिक्कत ना हो और वो आसानी से अपने सभी सवालों को समझकर आगे बढ़ पाए। तो चलिए, पहला सवाल बिना किसी देरी के रखता हूं। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार प्रेषित है और आप सभी लोग आनंदित हैं, इस बात की बड़ी खुशी। तो चलो करते हैं बिना देर के शुरुआत। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बहुत ही सिंपल सवाल पूछूंगा। स्टार्टिंग में कोई सिंपल नहीं है, ये सब वो सवाल है जो हाई थोड़े से लेवल इनका आप है। और आज हम 50 क्वेश्चन करेंगे तेजी तेजी से। क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर है, उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से क्षेत्रफल वाले एक वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? सिंपल सवाल है, आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और समझने की कोशिश करेंगे। सभी साथी जो लोग नए हैं जल्दी से सेशन को शेयर जरूर कर दे दोस्तों, जिससे कि सभी लोग आसानी से इस सेशन का पार्ट बन पाए और आसानी से अपनी सफलता को सुनिश्चित करके वो आगे बढ़ पाए। ऐसा हमारा मानना, यही हमारी आपसे उम्मीद है कि आप सभी लोग सपोर्ट करें, सब लोगों को फायदा हो, सभी लोगों की दिक्कतें हैं उनको खत्म हो जाएं, सब लोग समझ जाएं। एक वृत्त की त्रिज्या 18 मीटर, उसके क्षेत्रफल के 5वें हिस्से के क्षेत्रफल के बराबर वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? बहुत ही सिंपल सवाल है। और अगर मैं आपको सवाल की बात करूं तो आप इसको आसानी से कुछ यूं समझेंगे। आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं कि एक वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कितना? एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं पाई मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल था। उसके आगे उसने क्या बोला? एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बताओ जिसकी जो इसके 1/4 के बराबर है। यानी उसने बोला कितना? 1/5 गुणा पाई मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 18, ये तो मतलब बोला उसने। अब क्या करें? तो सिंपल देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूं 1/5 की, तो एक सवाल का वैल्यू क्या बन जाएगा? अगर मैं दोनों वैल्यूज को बराबर पुट कर दूं तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे 5 के बराबर बोला उसने, 5वें हिस्से के बराबर है। तो मैं इसको 5 से डिवाइड कर दो, आर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 18/5। तो ये तो बन जाएगा 18/√5 जब स्क्वायर करोगे इसका। अब क्या हुआ? 18/√5 आ गया, तो 18/√5 में आप ऊपर नीचे √5 की मल्टीप्लाई कर दोगे, यू विल गेट 18√5/5। पहला सवाल ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा आपकी तरफ से। थोड़ा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, वॉइस बढ़ाइए। और वॉइस तो ठीक है, अभी आवाज में कोई दिक्कत हो रही, मैं दोबारा से चेक करता हूं, एक बार रुकिएगा। एक मिनट रुकिएगा, अभी ठीक है। मैं फिर से वॉइस को कंट्रोल करने में भी 1 मिनट रुकिएगा। आवाज में शायद कुछ इशू बता रहे हैं आप लोग। मेरे हिसाब से तो आवाज में अब कोई इशू नहीं होना चाहिए। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, अभी ठीक है ना? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, आवाज सही होनी चाहिए। अब क्लियर है ना? चलिए, 18 पर रूट नहीं लगाया मैंने। 18 पे क्यों आएगा रूट? देखो, ये तो सिंपल है। जब उसने उसकी त्रिज्या बोली, अब सवाल समझो, उसके क्षेत्रफल का 5वां हिस्से क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? समझ लो, 18 पर रूट थोड़ी लगेगा, 5 पर तो लगेगा। ठीक है ना? क्लियर है पहला सवाल? नहीं तो फिर बता देता हूं। एक वृत्त, अब देखो सवाल समझो, अगर मैं इसको ऐसे करूं 18, पहले वृत्त का क्षेत्रफल 18 गुणा पाई ये हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर होता है पाई आर स्क्वायर। जब दूसरे वाले की बात हुई तो इसका जो क्षेत्रफल था ये वाला इसका 5
वहां भाग की त्रिज्या क्या होगी। तो रेडियस तो पूछ रहा है, अगर मैं इसको 5 का भाग कर दूं तो आपको r निकालना पड़ेगा, तो √5 हो जाएगा ना। सिंपल सवाल है, समझ में आ गया होगा, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़े, अब सवाल पर बात करें, आगे एक और सवाल की बात करें। नहीं आएगा सिद्धि, ओके, एक का बी, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, एक पात्र का 4/5 भाग भरा हुआ है, जब इसमें से 45 लीटर पानी निकाल लिया गया तो ठीक 1/5 भाग पानी से भरा रह गया। अब पात्र की कुल क्षमता कितनी है, तो सिंपल देखो, अगर मैं बोलूं कि उसमें 4/5 भाग भरा हुआ था, 1/5 भाग उसमें से निकाल रह गया जब आपने 45 लीटर पानी निकाला, मतलब क्या है, 4/5 भाग था, अगर मैं इसमें x लगा दूं तो 1/5 वहां भाग रह गया, दोनों का डिफरेंस 45 होना चाहिए ना, शुड बी 45। बताता हूं राफिया, शुड बी 45 ना। मैं अच्छा हूं, श्री राम आप कैसे हैं, अभी समझाते राफिया, इज दैट क्लियर। 4/5 x माइनस 1/5 x बराबर 45, इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो क्या बचा, 4 में से 1 गया, 3/5 x बराबर 45, तो उसकी मात्रा कितनी हो जाएगी, अपॉन 3। तो 15 3 45 और 15 5 75, तो 75 लीटर शुड बी दी राइट आंसर। राइट ऑप्शन मिल गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तेजी से बढ़ते रहो आगे आगे, सवाल थोड़े टफ हैं आज के, कंटेंट है सारा। तो राइट ऑप्शन क्या हुआ, राइट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर बी, 75 लीटर। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तेजी से आंसर मिलते रहने चाहिए और शेयर भी करते रहो आगे अपने दोस्तों के साथ, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और आसानी से पूरा फायदा उठा पाए। एक और अच्छा सवाल सभी लोगों के सामने सवाल रख रहा हूं, तो उम्मीद करूंगा सवालों के जवाब अच्छे देंगे आप। अगर 2x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 1 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 2 टू द पावर x प्लस 3 बराबर 30 हो, तो क्या होगा मान x का। अब आप सब जानते हैं, अगर मैं बोलूं 2 टू द पावर x प्लस 1, तो इसका मीनिंग कितना है, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, ये तो बोल सकते हो आप, क्योंकि गुणा में पावर जुड़ जाती है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। हम कहें 2 टू दी पावर x प्लस 2, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर 2। इज दैट क्लियर। तो मैंने क्या काम किया, 2 की पावर x कॉमन निकाला, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ये किसके बराबर है, 30 के बराबर है ना। तो क्या हुआ, 2 टू दी पावर x इंटू 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 और 2 14 और 1 15, तो 2 टू दी पावर x बराबर 30, नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा 15 का 2, तो मैं कह सकता हूं 2 की घात x बराबर 2 की घात 1, तो x का वैल्यू 1 होना चाहिए। राइट ऑप्शन, जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, राइट ऑप्शन सी। तेजी से दीजिएगा जवाब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत ही इजी सवाल है, आप आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो ये सवाल आपसे सारे बनेंगे। मैं तेजी से कोशिश करूंगा, तेजी से आप आंसर देने की कोशिश करें, क्योंकि पूरा मैराथन है, 50 क्वेश्चन है, तो 3 घंटे में तो नहीं पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे आप भी फास्ट रहें, हम भी फास्ट रहें, जिससे जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चन बन जाए। एक और सवाल, 5 वर्ष पूर्व एबीसीडी की औसत आयु 45 वर्ष थी, अब एक्स को भी सम्मिलित किया जाने पर सभी की वर्तमान औसत आयु 49 वर्ष है। एक्स की वर्तमान आयु क्या है, बहुत ही आसान सा सवाल है, आसानी से करने की कोशिश करेंगे तो सवाल बन जाएगा। समझिएगा सवाल का मीनिंग क्या है। क्वेश्चन उसने बोला कि 5 साल पहले ए बी सी डी की औसत आयु 45 वर्ष थी, 5 साल पहले की बात हो रही है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये 5 साल पहली तो उम्र है, यानी अगर मैं 4 लोगों की औसत आयु 45 वर्ष दी है, तो ये टोटल कितनी होगी, 45 गुणा 4 बराबर 180। और जो उसने बोला 5 साल पहले की है, तो यानी 5 साल पहले सबके पास 5 5 ऐड भी तो होगा भाई, हर किसी की उम्र 5 साल कम होगी भाई। 5 साल वाली की बात करूँ तो अगर मैं अब की बात करूँ तो 5 साल उसमें ऐड भी हो जाएंगे ना, आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएंगे। तो कितना जोड़ दें, 20 जोड़ दें, 5 चौके 20, तो 200 हो गई। तो इनकी जो आयु है वो 200 वर्ष थी उस समय, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। उसने बोला एक्स को भी शामिल कर लिया, अब कितने लोग हो गए, 4 तो पहले थे, एक्स और आ गया तो 5 लोग हो गए। तो 5 लोगों की औसत आयु 49 वर्ष, जो टोटल कितना होता है, 5 गुणा 49, 50 पंजे 250, 5 कम को 245, तो 245 वर्ष टोटल उनकी आयु है। तो उसने बोला अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, अब उसकी वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु 245 तो होगी इन लोगों की, और इन 4 लोगों की वर्तमान आयु 200 वर्ष, हटा दें तो 45 साल एक्स की उम्र है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो कहेंगे वो एकदम सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो बोलोगे वो एकदम सही होगा, कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। बहुत बढ़िया श्रीराम, वेरी गुड श्रीराम, क्वेश्चन बढ़िया हैं आपके, मतलब के हैं, मजे आ रहे हैं, अच्छे से करते चलो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सवालों को देते रहो। बहुत ही अच्छा आंसर 45।
खूबसूरत जवाब, लेकिन बच्चों की संख्या बहुत कम, इनको बढ़ाओ जल्दी से आगे, जिससे कि दमदार तरीके से आप लोग शुरुआत कर पाए और चीजों को समझ पाए। तो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की तरफ लेते हैं, एक और नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। यदि राज 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आगरा से गया, जाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आए, तो संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है? और ये मैंने आपको बताया कि जब कोई आदमी कोई दो दूरी तय कर रहा हो और संपूर्ण यात्रा की चाल पूछी गई, तो आपको शायद याद हो गया होगा कि इसका एक मैंने फॉर्मूला भी बताया था कि 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये क्या होती है? ये औसत चाल होती है। क्या होती है? औसत चाल। इसको बोलते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है ना? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल चली गई दूरी बटे कुल लगा समय, तो उसका फॉर्मूला ही जनरेट होता है। तो कर दें, 2 गुणा एक्स का वैल्यू कितना है? 60, वाई का वैल्यू 40, मतलब एक्स क्या है? चली गई दूरी इधर से और वापस आए करने में लगी जो उसने चाल चली, उन दोनों चालों का मल्टीप्लाई है। 60 प्लस 40 तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 6 चौक 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सवाल बहुत कॉमन है और इसमें हम बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं। ये सवाल बहुत ही कॉमन है और बहुत क्वेश्चन मिलेंगे, चलो हम देखते रहो, आज आपको पूरा बड़ा खतरनाक चीज मिलेगा। तो ये सारे क्या हैं? ये हम क्वेश्चन में गलती क्या कर देते हैं? इसको 50 लिख के, हालांकि इनमें से कोई नहीं, बहुत सारे आंसर सोच रहे होंगे। हम क्या करते हैं? औसत चाल होती है 60 प्लस 40 बटा 2, जो गलत है। ये चाल भी एक क्या होती है? एक रेशो होती है, तो रेशो को रेशो में जोड़कर 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, वी हैव टू कन्वर्ट इट, इसलिए इसका आंसर ऐसे निकलता है। तो राइट ऑप्शन 50 नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी 48 होगा। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कैसे रमेश चंद्रा जी? एक और सवाल, जब किसी माल की कीमत में 50% बढ़ाई जाती है तो उसकी बिक्री 10% कम हो जाती है, कुल प्रभाव क्या होगा? When the price of a commodity is increased by 50%, its sales decrease by 10%. What will be the total effect? बहुत ही सिंपल सवाल है और ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी इस तरह का पेपर में सवाल मिल जाए तो डूब मत जाना उसमें। आप समझो, जब भी कोई इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट दोनों डिक्रीमेंट मिल जाए, तो सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद आना चाहिए जिसको बोलते हैं इफेक्टिव परसेंटेज, ए प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। बस याद क्या रखना है कि जो चीज बढ़ाई जाती है वो प्लस में ली जाती है, जो चीज कमी की जाती है वो माइनस में ली जाती है, ठीक है ना? तो पुट कर दें, तो आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। क्या क्या करना है? 50 माइनस का 10, ये माइनस है, और जब प्लस 50 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 10 अपॉन 100, तो देखें तो 40 जब इसको किया तो माइनस का 500 बटा 100, 5, 40 माइनस का 5 बराबर 35। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? कितना आसान तरीके से आप समझ पा रहे हैं? राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 35। नो प्रॉब्लम, बहुत ही तरीके से आपके जवाब मिल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न की बात करते हैं और जानते हैं इसका एक और सवाल आपकी तरफ से हमें क्या मिलता है। ये सवाल ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूटेट में काम आएंगे, आप जो भी टेट दे रहे सभी में सवाल काम आएंगे, तो सभी लोग बने रहें, पढ़ते रहें। एक व्यक्ति एक वस्तु को 80 रुपए में खरीद कर तो लेता है, परंतु वह उसका मूल्य 120 रुपए अंकित करता है, यानी उसने कॉस्ट प्राइस कितने का लिया? 80 रुपए की वो चीज खरीदी, परंतु उसका मूल्य 120 अंकित कर दिया, उस पर जो एमआरपी लिख दिया वो कितना लिख दिया? 120। यदि उसे वो 40% डिस्काउंट पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ कितना? अब देखो, उसने एमआरपी रखा 120, 120 पर 40% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितना हो गया? आप कहेंगे 48 रुपए, तो उसने 48 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। 80 रुपए 120 रुपए की चीज, 48 का डिस्काउंट, तो कितना हुआ? 72 रुपए। यानी वो चीज उसने कितने में बेची? सेलिंग प्राइस क्या रहा? 72। मतलब वो आदमी 80 रुपए की वो चीज खरीद के लाया और भाई साहब ने 72 की बेच दी। फायदा हुआ कि नुकसान? घाटा हुआ ना। कितना? आप कहेंगे 80 माइनस 72, 8 रुपए का घाटा। उसने बोला परसेंटेज में बता दो, तो 8 रुपए का घाटा कितने पर? कॉस्ट प्राइस कितना है? 80 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 8 दाई 80, 10 दाई 100, 10% के लॉस पर उसने उसको बेचा। राइट ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया, जवाब अच्छे मिलते चाहिए, जवाब तेजी से मिलने चाहिए। और मैं देख रहा हूं बच्चों की संख्या इतनी कम क्यों? ये तो और कम होगी। चलो कोई बात है, जिनको पढ़ना पढ़ो, जिनको नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, चॉइस ऑलवेज भी हो। क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, सभी करेंगे तो वो कोई भी एग्जाम में सभी में काम आएंगे। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे, एक और सवाल की बात कर लेते हैं। गुड इवनिंग अंबिका, कैसे हैं आप? तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, आसान सवाल एक और।
आहा, खूबसूरत सवाल। इसको देखकर तो बड़ा अच्छा लगता है, मेरे मन में फीलिंग अच्छी आती है। रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू 17 है, तो रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1 हो, तो रूट ए बी का मान क्या होगा ये आपको बताना है। सवाल है आपके समक्ष, हमको कैसे मोटिवेशन दे सकते हैं, हम कोशिश करेंगे सबसे पहले आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आंसर देना है आपको। चलो बढ़ते हैं। यदि a प्लस बी बराबर 17 और a माइनस बी बराबर 1 हो, तो रूट ए बी का मान होगा, ये आपको बताना है। 72, 17, 18 या इनमें से कोई नहीं। और बहुत ही आसानी तरीके से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं, बस कोशिश जारी रहनी चाहिए। अब देखो, मेरे पास इनको सॉल्व करने के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो मैं इनको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं कि भाई देखो ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो मैंने कहा रूट ए प्लस रूट बी बराबर 17 है, रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1, दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो 2 रूट ए इज इक्वल टू 18, रूट ए इज इक्वल टू 9। तो रूट ए का वैल्यू 9 आ गया, पुट कर दें तो रूट बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 9 उधर भेज दिया, 17 माइनस का 9, तो रूट बी इज इक्वल टू कितना है 8। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो रूट ए और रूट बी दोनों मिले, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें ए इंटू बी, तो क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 8, तो रूट ए बी इज इक्वल टू 72। तो घबराने की जरूरत नहीं कि क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, आपसे नहीं बनेगा, ठीक है ना। इतना खतरनाक क्वेश्चन नहीं कि आपसे बनेगा नहीं या आपसे होगा नहीं, ऐसा ना सोचें। सवाल आसानी से बनेंगे, बस आपको थोड़ा सा सोचना है, जब आप खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे। कितना आसान सवाल था, तो कुछ नहीं करना था आपको, तेजी से सवाल समझ में आ गया होगा तो एक और सवाल ले लेते हैं, आपकी स्क्रीन पर रख देते हैं और जानेंगे उसका भी जवाब आपकी तरफ से मुझे क्या मिलेगा। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 30, 24 से और 36 से कैलकुलेट है, ये 36 से विभक्त है, वो कौन सी है। तो ये बड़ा आसान सवाल है, यानी आपको क्या करना है, ऐसी संख्या बतानी है जो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी हो। हालांकि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये होती है 99999, लेकिन आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसको डिवाइड करने पर ये जो संख्या आपके सामने लिखी है ये कट जाए, लेकिन वो 4 डिजिट की हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको वो संख्या निकालनी पड़ेगी जो 24, 30 और 36 से कटेगी। तो आपने इनका एलसीएम निकाला, 24, 30, 36। बहुत सारे तरीके एलसीएम निकालने के हैं, आप डिवीजन से कर सकते हैं, लेकिन इनमें मैं देखूं तो इनमें ऐसा क्या नंबर है, मैंने कहा इसमें 6 ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, इन तीनों का एलसीएम निकालू, 6 5 4 का आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो कितना होता है 30, 60 हो जाएगा ना। तो इसका कितना हुआ, 4 5 6 का एलसीएम 60, तो यानी 6 गुणा 60 बराबर 360। तो यानी इन 24, 36 और 36 से कटने वाली संख्या 360 है, जो छोटी छोटी संख्या है। इज दैट क्लियर। हाँ, हलवा बनाना भी है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, अब हुआ क्या, अब आपको तो ये संख्या निकालनी, तो आपने क्या काम करा, 9999 में आपने 360 का भाग कर दिया, क्योंकि 360 के जितने भी मल्टीपल होंगे उनसे कटने वाली संख्या इससे कटेगी, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं करना है, बात समझ में आ रही है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। इनसे कटने वाली संख्या इससे मिल जाएगा आंसर, और कुछ भी नहीं करना आपको, इजीली आपका सवाल हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। इज दैट क्लियर टू ऑल, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलो, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 36 दूनी 72, कितना बचा 9, 7, 2, 9, तो ये 6 बार जाना चाहिए मेरे हिसाब से, 7 3 21, 7 छंग 7 बार, तो 7 0 0, 7 छंग 42 और 7 3 21 और 4 25, कितना बचा 9, 7 और 2। ये 279 इससे आउट रेंज में जा रहा, 279 इसके पास का नहीं है, 279 इससे आउट रेंज है। तो यानी क्या, ये संख्या कट जाएगी पूरी पूरी, 289 शेष बचेगा। तो मैंने 9999 में से 279 घटा दिया, क्योंकि ये तो शेष है, शेष को हटा दो, तो 9 में से 9 गया 0, दैट इज 2, दैट इज 7 9। तो 9720 वो संख्या है जो सबसे कट जाएगी, और सी आपका जवाब। बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया, दैट्स वेरी नाइस। इसी तरह से तो आपका आंसर मुझे चाहिए, तो बहुत ही तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। बच्चों की संख्या बेशक कम है, लाइक अच्छे हैं, और आगे बढ़ते रहो, दोस्तों के साथ जुड़ते रहो। एक और सवाल, 2 उत्तरोत्तर बट्टों दैट इज 20%, 15% के एक तुल्य बट्टा कितना है। What is the one discount equal to 2 successive discount of 20% and 15%। यहां पर सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं उसका भी बता देता हूं। यहां पर सबसे बड़ी गलती हम एक काम करते हैं, वो गलती क्या है, वो गलती ये है कि भैया
हम इसको इफेक्टिव परसेंटेज से करते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, नो प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर हमें क्या रखना है, याद रखिएगा डिस्काउंट जो है एक तरह का हमारे लिए नुकसान है, घाटा है, बट्टा मतलब डिस्काउंट मतलब घाटा, और डिस्काउंट हमेशा नेगेटिव लिया जाता है, और हमारे साथी क्या करते हैं, इसको पॉजिटिव लेके कर देते हैं, हमारा सवाल गलत हो जाता है। बस इतना याद रखिएगा, जहां पर भी डिस्काउंट मिलेगा वो आपको नेगेटिव लेना होगा। तो पुट कर दें -20 -15 प्लस -20 मल्टीप्लाई बाई -15/100, ठीक है। तो -35 प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 मल्टीप्लाई बाई 15/100, तो 100 15, तो -32, और -100 क्या करता है, घाटा। तो यानी 32% जो है इसका घाटा है, यानी 32% का अगर एक डिस्काउंट दोगे तो 20 और 15 के 2 डिस्काउंट के बराबर होगा। तो राइट ऑप्शन क्या मिला, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही जवाब है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिद्धि, मनोहर, वेरी गुड, सभी लोगों ने बहुत अच्छे से प्रयास किया सवाल का उत्तर देने का। और आज संडे का दिन इसी में गया पूरा आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने में। बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिल रहे थे कि सर मैथमेटिक्स का कुछ अच्छे क्वेश्चन करा दिए जाएं क्योंकि पेपर पास में। और आपको बता दूं सुबह 6 बजे मैं 2020 वाला पेपर भी सॉल्व कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदय का वेतन अवधेश के वेतन से 40% कम है। अवधेश का वेतन उदय के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। उदय सैलरी इज 40% लेस देन अवधेश सैलरी। अवधेश सैलरी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन उदय सैलरी। और मैंने आपको कई बार बोला आप इसको करने का बड़ा आसान तरीका है। 40% उसने बोला है, 40% का फ्रैक्शन देखो कितना होता है, आप कहेंगे 40/100। भाई 40/100 यानी इसको 20 से काट दे, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, तो यानी 40% का मतलब है 2/5। उसने बोला कम है तो कम कर दो, बस 2/5 है ना, तो 2 को कम कर दो, 5 में से नीचे वाले में से घटा दो इसको, तो 2/3 अधिक हो जाएगा, बस आंसर आ गया। लेकिन उसने तो परसेंटेज में पूछा है, 2/3 अधिक है तो क्या करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज बदलने के लिए 100 करते हैं ना, तो कितना हो जाएगा 200/3, यानी 66 सही 2/3। एक सेकंड के क्वेश्चन है, अगर आप तेजी से करेंगे तो ये बहुत आसानी से आपके आ जाएंगे, और 66 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत ही तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ता हूं, मैं एक और सवाल की बात करता हूं और आपसे डिस्कस करूंगा एक और। 2 कहां से आए सिद्धि, देखो जब इसको 20 से भाग कर देंगे तो 2/5 बचा, 20 दूनी 40, 20 100। उसने बोला कम है ना, तो बस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली से कम कर दो। वो बोलता अधिक है, फॉर एग्जाम्पल वो आपसे बोलता कि अधिक है, तो अधिक में क्या करोगे, अधिक में जोड़ दोगे, तो 2/5 को कैसे करोगे, 2/5 जमा जो, अगर उसने बोलता है अधिक है तो यहां पर ये 2/7 कम हो जाती, ठीक है ना। तो इजी तरीका है ना। गुड इवनिंग सुरेश जी, आसान तरीका, चुटकी बजाओ आंसर पाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजीली आपको मिल जाएंगे आंसर। तो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ और देखते हैं वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, दीजिएगा जवाब तेजी से। एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बहुत बार टेट में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस के जवाब भी आप मुझे आसानी से देंगे और गलती बिल्कुल नहीं होगी आपसे। अभी मैंने बताया आपको कि जब ऐसे सवाल मिलेंगे तो उसने बोला एक ही चीज पर 2 मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, क्रमागत वृद्धि की जा रही है, सक्सेसिव किए जा रहे हैं। और मैंने क्या बताया, जब भी ऐसे सवाल मिलेंगे तो आपको एक ही चीज याद आनी, सिर्फ इफेक्टिव परसेंटेज बताया था ना। तो कोई पर लगा दो इफेक्टिव परसेंटेज क्या हुआ, तो एक कितना 20% वृद्धि बढ़ रहा है ना, दोनों बार प्लस, तो 25 प्लस 20 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 20/100। अगर एग्जाम में ऐसा आ जाएगा तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कितना हो 25 5 30 और 20 50% की वृद्धि हो जाएगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। तो ये बड़े बड़े सवाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, ऐसा मुझे लगता है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में आंसर लगातार जारी रहने चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं एक और सवाल, और बहुत अच्छा लाइक आप कर रहे हैं आज मेरा बिना कहीं, मुझे बड़ी खुशी है इस बात की। एक और सवाल, क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, इसका वैल्यू बता दो क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आसानी से आप कर पाएंगे, तो मुझे बड़ा विश्वास है आप पर कि आपके जवाब मुझे बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। क्वेश्चन दीजिएगा जवाब, ऐसे सवाल हैं मुश्किल नहीं होने चाहिए, आराम से बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है, और हमारा मानना आपके मानने के बराबर है। बिल्कुल सवाल सिंपल है। देखो 324 किसका स्क्वायर रूट होता है, 18 का ना। मैं सिंपल, देखो जो आपको स्क्वायर रूट बोला वही तो करना है। 49 होता है 7 का,
676 26 का होता है, 13 का ये होता है, 126 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है, और 81 का होता है 9। सिंपल है भाई। 13 की बात करते हैं तो 7 एकम 7, अब इसको डिवाइड कर लें, 9 दूनी 18, 2 बार कट जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बार कट जाएगा, 7 से काटें, 7 एकम 7, 5, 7 8 56, तो 18 दूनी 36 दूनी 72। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया तरीके से आंसर देने की कोशिश यहां जारी है और जवाब मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी। क्या ये भारी है? सवाल देखकर डरो नहीं, सवाल इस तरह के मिलेंगे जो आपको डराएंगे, आप घबराएंगे, आप थोड़े शर्माएंगे, फिर मुस्कुराएंगे और उत्तर तुरंत निकल के आएंगे। तो मुस्कुराना है, सोचना है, समझना है, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। राइट ऑप्शन बी आपने दिया है 72। बहुत ही खूबसूरती से एक और सवाल आपकी स्क्रीन, ये सुपर फास्ट है, मैराथन है तो सुपर फास्ट होगा, यहाँ पोज लेने का कोई मतलब नहीं है। सवाल एक और सामने है, 1 + 25/44 इज इक्वल टू 1 + x/12 हो तो x किसके बराबर है? तो आपको तेजी से कॉपी पेन पर सवाल हल करना है, सोचो एग्जाम में बैठे हो सभी लोग। ओके, गुड इवनिंग रेनू, कैसे हैं आप? तो चलो देखते हैं। अब ये सिंपल सवाल है, अगर मैं इसको हल करूं लेफ्ट हैंड साइड को, तो 144 एकम 144 + 25 कितना हो जाएगा? 169। तो इसकी गुणा इसमें प्लस ही है, तो 169/144, 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू व्हाट? इसको देखें तो 12 एकम 12 + x/12 ये हो जाएगा ना। इसको ओपन कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 13/12 इज इक्वल टू 12 + x/12। तो ये 12 से 12 कट गया, दोनों बराबर हैं भिन्न में, तो ये क्या हो गया? x इज इक्वल टू 13 - का 12 बराबर 1। कोई मुश्किल किसी को? कितना आसान सवाल है, चुटकियों में आंसर। आप जिनको देखकर डर जाते हो ना, बहुत ही भयंकर सवाल है, गंभीर मुद्रा में आपको ला देंगे, वो चुटकियों में हो जाते हैं। देखो कितनी जल्दी से हो रहे हैं आपके आंसर। राइट ऑप्शन बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा है सी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। और मैं आपको बात बता दूं, मेरे बाद जो है 8:15 पर आपको सीडीपी की क्लास कराई जाएगी, जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, किसका? 2020 का यूके टेट का, उत्तराखंड टेट का। तो आप सभी लोग वहां आमंत्रित हैं और कोशिश करिएगा अपने क्वेश्चंस को करने की। एक और सवाल, यदि √24 का मान लगभग 4.898 हो तो 8/3 का मान क्या है? अब करने को तो आप सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं कि आप 8 में 3 का भाग करेंगे, जो आंसर आएगा उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तब भी आंसर मिल जाएगा। लेकिन हमें इसका एक रीजन दिया गया, हम आसानी से कर पाए, तो कैसे करेंगे? उसने बोला 24 का मान दिया है, तो ऊपर लिखा है √8/√3, इसका मतलब यही तो है। अगर मैं ऊपर नीचे √3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? 24 का √3। √24 का वैल्यू आपको पता है 4.898, इसमें 3 का डिवाइड कर दो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचे 2 29, 3 नाम 27, 1.29, 3 छंग 18, 3 तिया 9, तो 1.63 कहीं दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी 1.63। क्लियर है? घबराने की जरूरत नहीं है, सवाल बड़े प्यारे प्यारे हैं और सीधे 50 लगाएंगे आज और देखेंगे आपको सवाल कैसे नहीं मिलते हैं खास। राइट ऑप्शन क्या है? 1.633। इज दैट क्लियर टू ऑल? यस माय फ्रेंड्स, लाइक करते रहो, आगे बढ़ाते रहो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल डिवाइड किया है मैंने, कुछ नहीं किया है। 4.898/3, तो 3 एकम 3 पॉइंट, 3 छंग 18, 3 तिया 9, और आगे कुछ भी आएगा तो लगभग 6.33 यही आ जाएगा। एक और सवाल, चलो खूबसूरत सवाल है, बचकाना सवाल है, और इस बचकाने सवाल को अपनी कॉपी पर उतार डालो, इसका चित्र बना डालो कि कैसे होगा सही। इस समीकरण में इस क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या है? इन द फॉलोइंग इक्वेशन व्हाट विल बी द आंसर क्वेश्चन और वैल्यू ऑफ द क्वेश्चन मार्क? 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 प्लस 0.01 मल्टीप्लाई बाय 0.01 अपॉन 0.101। रेनू ने कहा ओके, खींच देंगे लकीर इसके माथे पर और ये जाएगा परीक्षा में हंसते मुस्कुराते। तो जवाब देखेंगे कि बहुत सिंपल है, इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलेंगे 0.01, ऊपर वालों की प्लस करें, इनकी मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? आप बोलेंगे 4 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो भाई देखो 0.0001 ही हो जाएगा ना भाई, 4 अंक बाद दशमलव है, 2 2 4, अपॉन नीचे क्या था? आपने कहा 0.101, तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके सामने 0.0101, इतना हो जाएगा ना। अब क्या करें? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो हो जाएगा
आपने कहा बिल्कुल हो जाए, अपॉन 0.101। अच्छा ऊपर 10 की गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा भाई? अगर मैं देखूं नीचे 10 की गुणा कर दूं या ऊपर 1 दशमलव इधर को बढ़ा दूं तो यहाँ 10 आ जाएगा ना। तभी तो जब इधर को आप करोगे, क्योंकि 3 अंक बाद ऊपर 4 अंक बाद है, तो ये एक बार कट जाएगा ना, तो 1/10 ही तो हो जाएगा ये। राइट वैल्यू 0.1, ऑप्शन नंबर 1 आपको मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तेजी से आपका सवाल हल हो जाएगा और आपको उत्तर बड़ी सुंदरता के साथ प्राप्त हो जाएगा। और राइट ऑप्शन आपने दे दिया है बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर 1 है एकदम सही, 1/10। क्लियर है सबको? कोई ऐसा मेरा साथी जिसको समझ में ना आती मेरी बात थी तो बता दीजिएगा मुझे। 16 क्वेश्चन का आंसर नंबर 17 क्वेश्चन का। बहुत स्लो कर रहे हैं आज आप, क्या बात है? आप क्वेश्चंस को बड़े स्लो कर रहे हैं। मैं तो बहुत तेजी से कराने की बात कर रहा हूं और उतने ही स्लो आप कर रहे हैं, ऐसा क्यों? 17 का है, बहुत बढ़िया। तेजी से उत्तर आने चाहिए आप लोगों के, घबरा घबरा कर क्यों दे रहे हैं आंसर? एक और सवाल, 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? इस क्वेश्चन को रखने का तात्पर्य यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं उसका मीनिंग क्या है, क्यों मैं उसको रख रहा हूं। नमस्कार ज्ञानाक्षा, समझिएगा उसका मीनिंग क्या है। उसका मीनिंग ये है कि 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी, समझिए। वैसे मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है कि हम एक संख्या लिखते हैं 44 33 300 44 22 322 301, याद रहेगा जी। 44 है, 3 को लिख दिया मैंने। इज दैट क्लियर? शायद आपको नंबर याद भी होगा, 4422 है ना। तो इसका मीनिंग क्या है? मतलब 1 से लेकर 10 तक 4 संख्याएं, 11 से लेकर 20 तक 4 संख्याएं, 21 से लेकर 30 तक 2 संख्याएं, 31 से लेकर 40 तक 2, 41 से 50 तक 3, 51 से 60 तक 2, ऐसे ही आगे 100 तक, यानी 91 से 100, सबको जोड़ेंगे तो 25। तो टोटल 25 संख्याएं अभाज्य होती हैं, जिनमें 1 से लेकर 50 तक कुल 15 संख्याएं और 51 से लेकर 100 तक कुल 10 संख्याएं होती हैं, जिनको टोटल मिलाकर 25 कहा जाता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया होगा सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज दैट क्लियर? ज्ञानाक्षा जी, ज्ञानाक्षा, सवाल ही सब कॉमन है ज्ञानाक्षा, इसमें कौन सी बात, कहीं का भी कर लो, मैथ पढ़ना है भाई। 786 माइनस 157 का स्क्वायर प्लस 786 प्लस 157 का स्क्वायर अपॉन 786 इंटू 786 प्लस 157 इंटू 157 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये यूके ये बेसिकली ये सवाल है, ये कंटेंट बेस्ड क्लास है। अब चाहे वो उसमें यूपी टेट आ जाए, चाहे उसमें यूके टेट आ जाए, यू टेट आ जाए, सी टेट आ जाए, मैथमेटिक्स में कॉमन सवाल चूज करके रखे गए हैं। तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलेगा। ये बड़ा आसान सवाल है, इसको तो कर सकते हो। अगर देखो इसको ऐसे करते कैसे, अगर इसको ए और इसको बी मान लो तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ना ये। और जब आप a माइनस बी का होल स्क्वायर को ओपन करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab कट गया, ऊपर क्या बचा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया, 2 आंसर आ जाएगा। ए और बी बचे ही नहीं, वैल्यू खत्म हो गई और बी की। तो जैसे आएंगे बता जाएंगे, हाँ जैसे ज्ञान अक्षर आएगा यूपी टेट का भी शुरू कर दूंगा, बस डोंट वरी। अभी यूपी टेट आया नहीं, जैसे ही आएगा उसका भी शुभारंभ कर देंगे, चिंता नहीं करना आप, ठीक है। तो राइट ऑप्शन 2, आप इन वैल्यूज को पुट करके करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इनको क्या काम किया, इसको ए और बी मान के देखा तो ए और बी तो सारे कट गए, तो यानी 2 ही बचेगा, बात खत्म। आंसर आपके स्क्रीन पर। एक और सवाल है तेजी के साथ। 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, उनमें से पहले 12 का औसत 14 और अंतिम 12 का औसत 17 है। और आप सभी जानते हैं कि जब भी मैं औसत की बात करता हूं तो जो एवरेज होता है वो हमेशा होता है टोटल अपॉन नंबर, है ना। या अगर टोटल निकालना चाहते हैं तो क्या करते हैं, एवरेज में मल्टीप्लाई कर देते हैं नंबर्स की। तो उसने बोला 25 परीक्षा फलों का औसत 18 है, तो 25 में 18 की गुणा कर दें तो टोटल पता लग जाएगा। तो 25 गुणा 18 करें तो 18 पंजे 90, 18 दूनी 36 और 9 45, टोटल 450।
उसने बोला उनमें से पहले 12 का औसत, तो 12 का औसत कितना है, 14 है, तो 12 गुना 14 तो ये हो गया। और अंतिम 12 का कितना था, उसने बोला 17 था, तो 12 गुना 17 ये हो गया। तो 12 चौक 48, 12 एकम 12 और 4 16, 12 सत्ते 84, 12 एकम 12 और 8 20, 204 जोड़ दें, 8 4 12, 6 और 1 7, 2 और 1 3, 372। यानी अब देखो कुल मिलाकर बात देखना यहां पर क्या मिल रही है आपको। यहां पर देखें तो आप एक चीज को देखने की कोशिश करिएगा, यहां पर देखें तो ये 12 और 12 टोटल 24 संख्याएं हैं, तो 24 संख्याओं का टोटल कितना है, 372 है। इस बात को बस समझ लीजिएगा, 24 संख्याओं का टोटल 372 है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे उसने क्या बोला कि भाई 25 संख्याओं का टोटल 420 है, तो एक संख्या बची ना बीच वाली, 12 इधर, 24 25 संख्या थी, ये बीच में थी 12 इधर और 12 इधर, तो बीच वाली संख्या रह गई ना। तो इन दोनों को घटा दूं मैं, अगर मैं 450 में से 372 घटा दूं तो मुझे 78 मिलेगा ना, 78। तो यही मेरी संख्या बीच वाली हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या है, 78। अगर आपने 78 उत्तर दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही अच्छे से दिया है। इज दैट क्लियर? आपके जवाब नहीं है, बड़े सन्नाटा, खामोशी, ऐसी उदासी क्यों है भाई? तेजी से आगे बढ़ो और सवालों को समझो और मुझे बताओ आंसर क्या है। ओके, और लाइक भी करते, लाइक बड़े कम रह गए, क्या बात है? आगे बढ़ते हैं एक और सवाल। एक वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 4 गुना थी। यदि 6 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 1 वर्ष अधिक हो तो वर्तमान आयु क्या है? बहुत ही खूबसूरत सवाल है और देने की कोशिश करिएगा जवाब को। आप कोशिश करो। उसने बोला 1 वर्ष पूर्व, मैंने माना 1 वर्ष पूर्व जो उसकी आयु थी, उसके जो पुत्र की आयु थी, सन की आयु x थी, और जो फादर थे उनकी आयु 4x थी 1 वर्ष पहले। तो अब उनकी प्रेजेंट आयु कितनी हो जाएगी भाई? अगर मैं बोलूं कि मेरी 1 साल पहले और 20 साल थी, तो अब 1 जोड़ दूंगा 21 हो जाएगी। मैं बोलूं मेरे बेटे की उम्र 1 साल पहले 5 वर्ष थी, आज कितनी हो जाएगी, तो उसमें 1 जोड़ दूंगा। तो अगर मैंने की प्रेजेंट एज निकालू तो क्या हो जाएगा, पिताजी की होगी 4x + 1 और बेटे की होगी x +। तो ये इनकी प्रेजेंट एज हो गई है ना, इनकी वर्तमान उम्र हो गई। अब क्या हुआ, 6 वर्ष बाद, तो अब से 6 साल बाद क्या होगा भाई, इनकी उम्र में 6 साल और जुड़ेगा, तो +6 इसमें भी हो जाएगा, +6 इसमें भी हो जाएगा, तो कितना, 4x + 7। तो 6 वर्ष बाद इनकी उम्र होगी 4x + 7, इनकी कितनी होगी, x + 7। तो ये कब है, 6 वर्ष बाद की उम्र है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दो भाई। उसने क्या बोला, उसने बोला कि उसके पुत्र की आयु के दुगने से, यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु के दुगने से 1 वर्ष ज्यादा हो जाएगी, ये तो बोला उसने। तो सॉल्व कर देते हैं अब, इसमें क्या प्रॉब्लम, अब तो सवाल हो गया। तो क्या हुआ, ये हुआ 4x + 7 = 2x + 14 + 1। तो कितना हुआ, 4x - का 2x = 15 - का 7। तो 2x = 8 बटा 2 4। तो x का वैल्यू 4, 2 भेज दिया मैंने इधर, x का वैल्यू 4 है। जब x का वैल्यू 4 है तो पिताजी की वर्तमान आयु पूछी, कितनी पिताजी की वर्तमान आयु, 4x + 1। तो 4 × 4 + 1 = 17। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी अगर आपने दिया है तो उसमें कोई भी गलती नहीं है, एकदम सही है। तो राइट ऑप्शन 17 वर्ष पिताजी की उम्र है। एक गलत मिल रहा है मुझे, अपना जवाब थोड़ा सा तेजी से करने की कोशिश करेंगे, बस सवालों को पढ़ो, समझो वो कैसे आपसे क्या बोल रहे हैं, बस जो वो बोलता रहे क्वेश्चन में ऐसे करते चले जाओ, आत्म ध्यान में जुट जाओ और सवाल को कूल होकर पढ़ो, कोई गलती नहीं होगी आपसे। तथास्तु, एक और सवाल आपके सामने, और लाइक भी बढ़ाते रहो, गलती ना हो आपसे। एक सवाल और, एज संबंधी सवाल पूछे जाते इसलिए मैं इसमें रखा हूं। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 6:1 है। यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 7:2 हो जाए तो वर्तमान आयु बता दो पुत्र की। और ये आपको पता है बचपन से आपने कि ये तो बचपन का प्यार है, कैसे भूल जाएंगे आप। क्या है ये कि मैंने माना 6x/x है, 5 साल बाद की 5 जोड़ दिया आपने, उम्र कितनी हो जाए 7/2। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो 6 दूनी 12x + 10 = 7x + 35। इसको इधर उसको उधर भेज दे, उधर इधर उधर कर देते हैं। तो 12x - 7x = 35 - 10। तो कितना बना, 5x = 25 और x = 5। तो x की वैल्यू 5 है। तो पुत्र की आयु बता दो कितनी थी, पुत्र की आयु कितनी थी, x थी ना, तो
पिताजी की आयु 6x थी, पुत्र की आयु x थी, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष, पिताजी की पूछता तो 6 में 5 की गुणा कर देते, पिताजी 30 वर्ष के हो जाते। क्लियर है? जवाब मिलेगा डी। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत तेजी से दिया आपने, ई को ले तालियां आपके लिए, बहुत बढ़िया। ऐसे ही सवाल के जवाब बढ़ते रहने चाहिए और आपके जवाब तेजी से आने चाहिए। तो चलो बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ, देखते हैं क्या होगा जवाब। भाई इस वीडियो पर कम से कम 500 लाइक का टारगेट है, तो 500 लाइक तो आप लोगों से चाहिए हमें, ठीक है ना, और देने की कोशिश करो जल्दी जल्दी आंसर। दूध और पानी के 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। कितना पानी और डाल दिया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए? अब सवाल समझो, आपने कहा 729 मेरे पास मिलीलीटर का मिश्रण है, पानी का अनुपात 7:2 है, तो मैं देखूं तो दूध का अनुपात 7 है और पानी का अनुपात 2, ये मिल्क है और ये वाटर है। तो अगर मैं इन दोनों को अलग अलग करूं तो मिल्क और वाटर तोलो कितने हैं? आप कहेंगे 7 + 3, 7 + 2, 9 अनुपात में है, जो है 729 के बराबर। तो एक अनुपात किसके बराबर हो जाएगा? 729/9 बराबर 81, तो यानी 81 के बराबर। तो अगर मैं आपसे बोलूं इसमें पानी कितना है, आप बोलेंगे 2 × 81। मैं बोलूं इसमें दूध कितना है, तो 7 × 81, क्योंकि एक अनुपात का वैल्यू 81 है। तो कितना हुआ? 7 × 7, 7 × 8 = 56। तो 567 मिलीलीटर इसमें क्या है? दूध है, और 81 दूनी 162 मिलीलीटर इसमें क्या है? पानी है। अब उसने क्या बोला सवाल में, आगे समझते हैं। उसने क्वेश्चन में बोला कि इसमें कितना पानी मैं और मिला दूं कि अनुपात जो है वो 3 और 7 हो जाए। अब मुझे वो बताइएगा, क्या आपने इसमें दूध और मिलाया? नहीं ना, दूध तो आपने मिलाया नहीं, सिर्फ आपने पानी मिलाया। दोनों अनुपात बराबर है ना, तो 7 अनुपात जब 576 के बराबर है, 3 अनुपात आपको बताने थे। हालांकि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यहां पर जब दोनों ये अनुपात ना बदलें तो आप सिंपल इन दोनों अनुपातों को घटा सकते हैं। 3 - 2 कितना पानी मिला? 1 अनुपात, और 1 अनुपात का वैल्यू कितना है? 81। तो आप इसमें 81 ml पानी मिलाएंगे अगर ये अनुपात ना बदले तो। अगर ये रेशो ना बदले तो आप उसमें 81 मिलीलीटर सीधा कर सकते हैं। देखो 7 का 7 रहा, पानी का ही बढ़ा, बस यानी पानी डाला, पानी बढ़ गया। तो आपने देखा कितना पानी डाला, 2 की जगह 3 अनुपात बन गया। अंतर देखें तो 1 अनुपात का वैल्यू 81 है, तो पुट कर दो। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 7 अनुपात का वैल्यू कितना है? 567 है। तो आपसे बोला 1 अनुपात का वैल्यू कितना? 81। तो 3 अनुपात का वैल्यू 3 × 81 कितना हुआ? आप कहेंगे 3 और 3 = 243। तो पहला पानी कितना? 162 था, अब 243 है, तो इसमें से 162 घटा दो, कितना पानी मिला? 81 ml। ऐसे भी कर सकते हो, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई? आगे बढ़े, एक और सवाल लिया जाए फिर तो। वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मैं रख रहा हूं, चलिए रहा। एक बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं ऊंचाइयां समान है, इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? एक बेलन का तथा शंकु के आधार की त्रिज्याएं ऊंचाइयां बराबर हैं, इनके आयतन का अनुपात बताना है आपको। अब देखो ये बेलन है, उसने क्या बोला? एक शंकु का आधार, ये शंकु है, चलो ये बेलन हो गया। और ये आपको शायद याद हो, मैंने आपको समझाया भी है कि कोई भी जो शंकु होता है वो किसी बेलन से ही निकला होता है, और जब शंकु को बेलन से निकाला जाता है तो उसका आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन कितना होता है? πr²h। और बेलन का कितना होता है पता लगा आपको? शंकु उसका 1/3, 1/3 πr²h। उसने बोला बेलन शंकु, बेलन पहले है ना, तो बेलन का πr²h है, रेशो इसका कितना होगा? 1/3 πr²h। तो πr² से πr² खत्म हो गया, तो क्या बचा? 1:1/3, क्योंकि रेशो हमेशा एक ही यूनिफॉर्मिटी में होना चाहिए, तो इसका एलसीएम ले लो, तो 3:1। तो राइट ऑप्शन क्या है? 3:1। हम जल्दबाजी में 1:3 लिख के आ जाते हैं, वो मत कर देना बस, ठीक है ना। जल्दबाजी में हम क्या काम करते हैं, हम 3:1 करके आ जाते हैं, तो वो नहीं करना है आपको, उस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, वो नहीं करना है आपको, सिंपल ध्यान रखना है कि करना ऐसे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ूं, एक और सवाल की बात करता हूं। चलिए वन मोर क्वेश्चन, तेजी से सभी लोग आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा। यदि एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा? यानी आप क्या कर रहे हैं, इफ ईच साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज डबल। अब देखो अगर हर भुजा को डबल करोगे तो सबसे आसान तरीका है समबाहु त्रिभुज ले लो, क्योंकि अलग अलग भुजा लोगे तो आपका दिमाग होगा खराब और सवाल में हो जाएंगे, उमड़ आएंगे जज्बात सवाल के। सवाल बोलेगा मैं नहीं आऊंगा भाई साहब, तो आप क्या करें, ऐसे क्षेत्र में समबाहु त्रिभुज को पकड़ें।
तो आप जानते हैं किसी भी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब हुआ क्या, आपने इस ए को, ए मीन्स भुजा, इस आपने इस ए की जगह 2a कर दिया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आप कहेंगे कि सर 3/4 इंटू 2a का होल स्क्वायर। गुना पूछा है ना, तो इसमें डिवाइड कर दो, पहले वाले का डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, √3/4 इंटू ए, इससे ये कट गया, तो 2 दूनी 4 ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 4 गुना हो जाएगा, राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इज दैट क्लियर? 25 का सी, बहुत बढ़िया। तो भाई हम आधे क्वेश्चन तो कर चुके हैं, अभी धीरे धीरे लेवल और बढ़ेगा, तो अपने साथियों के साथ शेयर कर दो, जिससे कि सभी लोग जुड़ पाए, इसका आनंद ले पाए और अपने सवालों को तेजी से आगे लेकर बढ़ पाए। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर है, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो 25√3 स्क्वायर मीटर है, उसकी हाइट बता दो कितनी है ट्रायंगल की। एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु में जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं, ऐसे ऐसे। उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, ये बता दो हाइट। हालांकि जो हाइट होती है वो इसकी भुजाओं को 2 भागों में बांटती है। समबाहु त्रिभुज है तो आपको बताना समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी, हाइट कितनी है। और बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे, मेरे हिसाब से बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, कुछ भी ज्यादा इसमें मेहनत नहीं तोड़नी है, सवाल को समझना है और करना है जल्दी से। अब 25वें सवाल के बाद 26वां सवाल तो मैं आपको दे ही सकता हूं, तो देखेंगे आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और तेजी से मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। और सवालों को समझने की, देखो मैंने बताया ऊंचाई की बात आपसे हो रही है, क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और मैंने आपको कई बार बताया इस तरह का तरीका करना हो, तो यहां समझने की कोशिश करेंगे सभी लोग। हाँ, मैं तो कोशिश ये करता हूं ज्ञान अक्षर के मिलेगा वही जो हम समझाएं, लेकिन आगे देखो, किसी भी, अगर मैं बात करता हूं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वो आपको दिया है 25√3। तो अगर मैं यहां से ए स्क्वायर निकालूं तो क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 25√3 मल्टीप्लाई बाई 4/√3, है ना, इसको इधर भेज दे √3/4 को, √3 से √3 कट गया, तो a इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर रूट बराबर 10। तो यानी इसकी एक भुजा 10 की है, ये भी 10 की है, ये भी 10 की है, यहां तक तो प्रॉब्लम नहीं किसी को। जब सारी 10 की आपको मिल गया, आगे तो कुछ करना ही नहीं है भैया। आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो ऐसे निकाल लो, ये तो होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर मैं आपसे बात करूं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, जो आपको दिया 25√3, है ना। अब देखो यहाँ पर बेस में क्या है, ये तो ए ही है ना सारा, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3 गुणा 10 गुणा h बराबर 25√3। अब क्या करें, इधर कर देते हैं, तो आपने कहा ओके इसको उधर भेज देते हैं, तो कितना हो जाएगा जी, तो h इज इक्वल टू 25√3 मल्टीप्लाई बाय 3/10। ठीक है भैया, कोई 5 से काटें, 5 से ऊपर नीचे काट लो इसको, तो आपको वैल्यू बड़े प्यार पूर्वक आपके समक्ष आ जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बस। 5 से काट दें इसको तो कितना हो जाएगा, आप बोले, ओ सॉरी 1/2 माफ करिएगा, 1/2, तो काट दें इसको, तो 5 बार और 5 पंजे 25, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5√3। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी 5√3 इसका सही जवाब। कितने साथियों ने बोला 5√3, जरा मुझे बता दो। मेरे साथियों ने भी, सर सीडर क्लास नहीं होता है, डेली होता है अंबिका, शाम को 7:30 बजे होता है अंबिका जी, डेली प्रीवियस ईयर चल रहा है। कल आज संडे है ना, इसलिए उसको छुट्टी देते हैं हम, और कल से फिर शुरू हो जाएगा मंडे से शाम को 7:30 बजे। सभी लोगों को पता है सीटेट के प्रीवियस ईयर कार्यक्रम खत्म होने वाले हैं और पेपर 2 शुरू करने वाले, ईवीएस शुरू करने वाले हैं। ओके, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम। तो चलो बढ़ते हैं आगे और समझते हैं सवालों की प्रतिक्रियाएं। आपके समक्ष एक और सवाल रखता हूं मैं, ये रहा, किसी काम को 15 दिनों में 42 व्यक्ति समाप्त कर सकते हैं। किसी अपरिहार्य कारण से कुछ व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष व्यक्ति इस काम को 21 दिनों में समाप्त कर पाते हैं। काम छोड़कर जाने वाले व्यक्तियों की संख्या बता दो। तो कुछ काम है जो 42 आदमी 15 दिनों में कर सकते हैं, कुछ आदमी काम छोड़ के चले गए बीच में, लेकिन बचे हुए आदमियों ने वो काम 21 दिन में पूरा कर दिया। तो बताओ काम कितने लोगों ने किया,
लाइक वहीं रुके हुए हैं, जल्दी से बढ़ाओ इनको। तो किसी काम को 15 दिनों में 42 व्यक्ति समाप्त कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर मैं आपसे बोलूं 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, कुल काम कितना, 15 गुणा 42, वो कितना, उसको करवाना 21 दिनों में समाप्त। 21 दिनों में खत्म करने के लिए कितने, मैंने माना जो आदमी छोड़कर गए वो x थे, तो 42 में से x कम कर दूं। ये फॉर्मूला MDH वाला, M1D1 बराबर M2D2, तो आप आराम से निकाल सकते हैं अब सवाल को। तो कितना, 15 दूनी 30, 15 चौके 60 और 3 तरीस 630 बराबर 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 88, ठीक है ना। देखो 21 दूनी 42, 21 चौक 84 और 4 88। ये सिंपल, हम इतना क्यों मेहनत कर रहे हैं, 21 को इधर जो भेज दो, 21 63 30 आ गया। तो 30 इज इक्वल टू 42 माइनस का x, तो माइनस का x 30 माइनस का 42, तो x इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू मुझे 12 मिल गया, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 12। सिंपल आंसर। और राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी, इट शुड बी सी। और लाइक कर दो जी, लाइक में कंजूसी काहे हो रही है इतनी जी, लाइक को बढ़ाओ जब भी तो बात बनेगी। राइट ऑप्शन मिला है आपको, ऑप्शन नंबर सी 12 आंसर है इसका, गलती ना करें। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर मैं दे रहा हूं, चलिएगा करिएगा। किसी परीक्षा देने वालों में 540 लड़के और 460 लड़कियां हैं, तो मैं लिख दूं 540 लड़के और 460 लड़की, कुल बच्चे कितने होंगे, 5 4 9 1000, कुल बच्चे 1000 है, 1000 बच्चे उस क्लास स्कूल में पढ़ते हैं। लड़कों का 60%, अब सवाल को समझ जैसा वो बोले बस वैसा करो। लड़कों का 60%, यानी 540 का 60%, और लड़कियों का 80%, इसका 80%, कितना हुआ, 5 हो गए, है ना। तो फेल होने वाले प्रतिशत क्या था, या तो फेल होने वाले वहीं से निकाल लेते, 60 में 40% निकाल देते, पर मैं आपको सीधे हाथ से लेके चल रहा हूं, उल्टे हाथ से नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, 2 जीरो से 2 जीरो आपने काट दिए, तो 6 चौक 24 और 6 पंजे 30 और 2 32, 324 बच्चे पास हो गए। तो 540 में से 324 पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 6, 1 और 2, 216 फेल हो गए। इसमें देखें तो 8 छंग 48, 8 चौक 32 और 4 36, 368 इसमें पास हुए। तो 460 में से 368 जब पास हुए, फेल कितने हुए, आपने कहा 2, 15 में से 6 गए 9, 92 इसमें फेल हो गए। कुल फेल वालों की संख्या कितनी हो गई, 216 प्लस 92, तो 6 और 2 8, 9 और 1 10, 308, कुल मिलाकर 308 बच्चे फेल हो गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। किसी को दिक्कत हो तो प्लीज मुझे बता दें एक बार, ठीक है भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो हमने पूरा आपके सामने चिट्ठा खोल दिया। अब उसने क्या बोला, फेल होने वाले परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। कुल मिलाकर बात यह हुई कि 308 बच्चे फेल हुए, टोटल कितने थे 1000 में से, और मल्टीप्लाई बाई 100, 2 जीरो 2 जीरो कट गए, यहां से काटा था इतना, तो 30.8% बच्चे फेल रहे। आप इसको सीधा भी कर सकते, मैंने जितना आपको बताया उतना करने की जरूरत नहीं थी। आप इसको एडवांस में कैसे कर सकते थे, मैं इसलिए मैंने पेन चेंज किया है। 540 में से कितने परसेंट पास हुए, 60%, तो फेल कितने 40% हो गए ना, तो सीधा आप 40% भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 और 1 21, तो 216 सीधा फेल वाले मिल जाएंगे, आपको घटाने से बच जाओगे। ये आपके साथ चॉइस है, आप जैसा चाहें वैसे कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ूं, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। जवाब नहीं मिल रहे हैं मुझे, क्या बात है शिवराम, बाकी सब लोग कहां, सो रहे हो क्या, जवाब नहीं दे पा रहे हो, क्या हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। तेजी से जवाब देने की कोशिश करो, आप ही के लिए है सब कुछ, हमारे लिए कुछ नहीं है। क्वेश्चन आपके समक्ष है। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है। अब समझना यहां से, कॉस्ट प्राइस जो है, वो जो कॉस्ट प्राइस रखता है, परचेज वैल्यू 20% मोर देन द परसेंटेज डिस्काउंट हैज टू गिवन 5% प्रॉफिट। अब देखो इंग्लिश में थोड़ा सा गलत लिखा है, उसको मत पढ़िए, इंग्लिश में कुछ चेंजेस हो गए। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानूं, तो उसका कॉस्ट प्राइस 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना रखता है उसका 120, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है 120%, क्योंकि 20% ज्यादा था। अब उसने क्या कहा, उसने बोला मुझे बस 5% का लाभ लेना है इस पर,
तो यानी वो क्या कह रहा है कि भाई साहब मुझे सिर्फ क्या चाहिए, 105% चाहिए। उसे डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, प्राइस 120% है, वो कहेगा मैं 120 रुपए की चीज है, ऐसे मानो आप ये 120 रुपए की चीज है और मैं उससे 105 रुपए लेना चाहता हूं, तो मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? आप बोलेंगे 120 में से आपने 105 कम कर दिया, आपने 15 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो 15 रुपए का डिस्काउंट किस पर दिया? 120 रुपए पर तो दिया, क्योंकि प्राइस तो 120 छपा था। मल्टीप्लाई बाई 100, 150 बटा, इज दैट क्लियर? इसको आप डिवाइड कर दें कैसे, तो 25 छिक्का 150 और 6 दूनी 12, तो 25.2% इसका सही जवाब होना चाहिए। किस किसने सही जवाब दिया मुझे बताओ एक बार। गुड इवनिंग बुशरा, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूं। तो क्या मिलेगा जवाब? कोई बड़ा सन्नाटा है, सवाल आपके लिए बने हैं और आप ही आंसर में इतना चूक कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा? थोड़ी सी तो गड़बड़ है भाई। इसको बढ़ाऊं आगे, एक और सवाल की बात करते हैं, तब आपसे ये रहा, 5 बराबर घन जिनकी भुजा 5 सेंटीमीटर। अब घन तो शायद आप सभी जानते होंगे ना, घन यही होता है ना, ऐसे जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, ऐसे है ना, ऐसे। तो ये 5 5 की भुजाएं, तो ऐसे ऐसे 5 घन थे आपके पास, इन 5 घन को आपस में जोड़ा गया, ऐसे ऐसे 5 घन थे। तो नई आकृति पर उसका आयतन बताओ, जो नई आकृति आई। अब क्या करें आप, तो जब 5 घन जोड़ेंगे तो वो कुछ इस तरह की शेप में आ जाएंगे, है ना, ऐसे समझिए। जब 5 घन को आप जोड़ेंगे तो उनकी शेप कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी, यानी वो 5 घन जब जुड़ेंगे तो उनकी चौड़ाई और ऊंचाई में तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो लंबाई है वो 5 जुड़ने के बाद ऐसी हो जाएगी, 1 2 3, अब वो ऐसे हो गए 5 घन, ठीक है ना। अब 5 घन की लंबाई कितनी हुई? 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 और 5, तो टोटल लंबाई कितनी होगी? 25। तो इसकी जो लंबाई हो 25 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 5, ऊंचाई 5, और आप जानते हैं कि किसी भी घनाभ का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच होता है। तो L कितना है? 25, B कितना है? 5, और ये कितना है? ये भी 5। तो 625 होना चाहिए ना इसका आंसर। राइट ऑप्शन क्या मिलेगा मुझे? हाँ सतीश जी, सी टेट का बता, शाम को 7:30 बजे, मंडे टू सैटरडे। सतीश जी, मंडे टू सैटरडे शाम को 7:30 बजे मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, डोंट वरी, डेली पढ़ाता हूँ, चिंता ना करें आप। ओके आगे बढ़े, एक और सवाल, लेट्स मूव ऑन। बहुत बढ़िया, एक और सवाल, चलिए। शिवम घर से दफ्तर जाने और आने में 1 घंटे का समय लगता है, परंतु क्या हुआ, वह अपने दफ्तर में सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहता है। तो शिवम अपने घर पर दिन भर का कितना प्रतिशत व्यतीत करता है, यह सवाल है। और हमें उम्मीद है कि जवाब में गलती नहीं होंगी आपसे, तेजी से जवाब देने की आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हैं। ये मुझे बड़ा खुशी है इस बात की कि आपके जवाब हमेशा अच्छे मिलें और आप ऐसे ही अपने आगे स्थितियों को बढ़ाते चलें, ठीक है ना। चलो देखेंगे जवाब कितना मिलता है। याद रखिएगा, यहां पर सवाल आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा दफ्तर में व्यतीत किया गया कुल समय जो है वो आपको पता है, आपको बताना है कि वो पूरे दिन का, शिवम घर से दफ्तर जाने आने में लेता है, वो पूरे दिन भर का कितना समय व्यतीत करता है, कहां पर? घर पर, ठीक है ना। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलेगा। और आपको बता दूं, इस क्वेश्चन को करते समय आप इसमें से दिन को सिर्फ 12 घंटे के साथ कैलकुलेट करें, 24 घंटे के हिसाब से करेंगे, चलो 24 से कर लो, जो दिन रात में 24 घंटे तो होते हैं, 24 आवर से करें, ठीक है ना। मैंने पहले भी बताया था, जब भी आप क्वेश्चन दिन का करेंगे तो आप 24 आवर लेके करेंगे, क्योंकि दिन का मतलब 24 घंटे होते हैं, दिन और रात मिला करके, ठीक है ना। तो चलो आप देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है, और मुझे उम्मीद भी है आपका जवाब मुझे अच्छे से मिल जाए, गलती आप नहीं करेंगे। तो जल्दी से शुरू कर दो, कहानी कितना आएगा, कितना बिताया उसने दिन, देखेंगे आपका जवाब कितना मिलता है। सवाल समझो, देखो वो सुबह 9 बजे निकलता है और 4 बजे तक रहता है, तो कितना हुआ, 9 से 12 बजे होंगे दिन के, और 12 से 4, तो यहां से 3 घंटे और यहां से 4 घंटे, टोटल 7 घंटे तो उसने दफ्तर में बिताए। अब उसने एक और बात बोली, घर से आने जाने में 1 घंटे का समय लगता है, तो इसमें 1 घंटा और जोड़ दो आने जाने का, तो टोटल 8 घंटे वो घर के बाहर रहता है। अब 8 घंटे बाहर रहा हो, तो उसने बोला अपने घर पर दिन भर का कितना प्रतिशत भाग व्यतीत करता है। जब 8/12, सॉरी 8 दिन वो बाहर रहा यहां पर, तो कितना प्रतिशत भाग घर पे बिताया उसने?
या ऑफिस में बताया, दोनों में कुछ भी हो सकता है। तो क्या करें, हम बोलेंगे कि 24 घंटे में से उसने 8 घंटे बिताए, तो कितना बचा, 8 या 24, 16 घंटे उसने घर में बिताए। कितने में से, 24 घंटों में से, और मल्टीप्लाई कर दूं मैं कितने की, 100 की। क्लियर बात समझ में आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को यहां तक। बुशरा, ये सीटेट का पेपर, ये सीटेट में आते हैं ऐसे सवाल, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं आप लोगों को लेकर के। ये सवाल सीटेट में इस तरह के क्वेश्चन, मैथ है भाई, कंटेंट पूछा जाएगा इस तरह का सवाल। क्या टाइम वाले क्वेश्चन आपको सीटेट में नहीं पूछे जाते हैं? ये सवाल आपको सीटेट में नहीं पूछे जाएंगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप सीटेट और यूटेट के चक्कर में क्यों परेशान हो रहे हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन का लेवल इतना नहीं है कि आप टीजीटी पीजीटी पढ़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हर किसी एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या करें, आप इसको देखो, 8 से काट दे, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो 200/3, तो कर दे डिवाइड, 66 सही 2/3 पर। क्या सीटेट में सवाल आएगा, आप करेंगे नहीं, करना पड़ेगा ना। राइट ऑप्शन क्या है, 66 सही 2/3, बहुत बढ़िया। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। तो अब सवाल तो सारे करने पड़ेंगे ना, छोड़ना थोड़ी होगा। वो मैंने इसलिए लिखा है कि यूटेट के बच्चे बहुत खोज रहे हैं, उनको क्लास नहीं मिल रही है, कि कोई ऐसे क्वेश्चन मिल जाए कि वो आराम से कर कर उनकी उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। 5 दिन बचे एग्जाम, इसलिए। एक और सवाल, एक आयताकार मैदान का परिमाप 630 मीटर है और इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। मैदान का क्षेत्रफल बता दो क्या है। सिंपल सी कहानी है, एक आयताकार मैदान ये रहा आपके सामने, उसने बोला इस मैदान का परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2 × L+B बराबर कितना दिया है, 630। अगर मैं बोलूं L+B कितना हो जाएगा, आप 630 में 2 का डिवाइड कर देंगे तो 315। तो इसका परिमाप 315 है, लेकिन आपको तो पता है इसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है आपको 5 और 4। तो अगर आप इसको 5x 4x में माने, 5 और 4 मान के तब भी कोई दिक्कत नहीं, सवाल हो जाएगा। फिर भी आप x मान लो आपकी सुविधा के लिए। तो लंबाई 5x चौड़ाई 4x, इन दोनों को जोड़ें इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, वो 315 होना चाहिए, है ना। तो यानी नो x इज इक्वल टू 315। तो x क्या हो जाएगा, 315 में अपनों का डिवाइड कर देंगे तो 9 तिया 27 और 9 पंजे 45। तो ये x का वैल्यू 35 है। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 ना चौके 20। तो इसकी अगर मैं क्षेत्रफल निकालूं तो कितना होगा, 20x² होगा ना। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 35 का स्क्वायर, और 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हो, 20 मल्टीप्लाई 5 पंजे 25 और 3 चौके 1225। तो 1225 का डबल कर दो तो 2450, और 2 जीरो आगे लगा दो। क्लियर है, तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, बस गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, सवाल अपने आप बन जाएंगे, ठीक है ना। 2450 और 1 जीरो आगे, तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए। क्या बात हो गई, कोई हर आधे घंटे में लर्नर्स जाते हैं फिर वापस आते हैं, बड़ा टेंशन है भाई दिमाग में। ज्यादा लंबा हो गया क्लास क्या, अभी तो 20 क्वेश्चन है। मैराथन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा सा पढ़ लो, आपके ही फायदे की चीज है, नुकसानदायक चीज नहीं। तो चलो जल्दी से बता दो, आंसर मिल गया है आपको। तो मैं आगे बढ़ता हूं, एक सवाल की और बात आपके सामने करता हूं, और आपका जवाब मिला है 24,500। तो लाइक्स बढ़ते हैं आगे, और जवाब पर एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं रखता हूं, ये रहा। किसी धन पर 25% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है। और ये मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताया हुआ है कि जब भी आप सवाल की बात करें तो 25% की दर है, तो 2 वर्ष का जो ब्याज होगा साधारण ब्याज, वो कितना होगा, प्रत्येक वर्ष बराबर रहता है वो, तो कितना होगा, 25 में 25 जोड़ो तो 50। तो साधारण ब्याज मिला 50%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 25% पहले वर्ष, 25% दूसरे वर्ष, प्लस 25 का 25% और मिल गया आपको, तो 625 6.25 और मिल गया, तो कितना हुआ, 56.25%। तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 56.25%। साधारण ब्याज कितना है, 50%। तो दोनों का अंतर दिया 975, तो दोनों का अंतर निकाल दूं मैं। तो अगर मैं इसमें से 50% घटा दूं तो 6.25% मिला मुझे। तो 6.25% जो है वो इसके बराबर है। इज दैट क्लियर, यानी 6.25% किसके बराबर है जी,
ये समझ लो क्या कर रहा हूं मैं, ये पहले वर्ष का ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, ये आप जानते हैं ना, ब्याज पर ब्याज। तो ये जो अगले इस वर्ष दूसरे वर्ष में 25% रुपए पर 25% का ब्याज मिलने लगा, इसलिए मैंने जोड़ दिया। वो किसके बराबर, 975 के बराबर। तो आपसे पूछा गया 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 975 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 625। और अगर इसमें दशमलव लगा तो ऊपर 100 की गुणा मैंने और कर दी। अब आपका सवाल आपके समक्ष आ गया, 25 में गुण डिवाइड कर 25 का, तो 25 25 हम 625, 25 चौके 25 से काटे 25 चौके 100, तो 975 मल्टीप्लाई बाई 80, 16 सत्ते 112 और 8 120, 16 9 144 और 12 156। क्लियर हो गया, 15,600। कोई प्रॉब्लम किसी को? प्रॉब्लम ना हो आपको, सवाल आपके बनते चले जाएंगे, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, उत्तर अपने आप आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तरीका समझ में आया मैंने क्या बताया आपको जी? 975 का डिफरेंस है, हाँ सबको समझ में आया? 15,600 कैसे आया? बहुत बढ़िया, गलती ना हो आपसे, क्योंकि ऐसे सवालों करते समय बस आप ये याद रखें कि ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो उसकी गलती आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है ना? क्लियर है, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब मिल रहे हैं आपके सामने। और लाइक भी करते रहो, बिना लाइक के कैसे काम चलेगा भाई? एक और सवाल है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में तिगुना हो जाता है, इस दर पर यह 27 गुना कितने वर्षों में होगा? कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 3 गुना, बड़ा सिंपल सवाल है भाई, 3 वर्ष में वो 3 गुना हो गया, तो मतलब क्या हुआ? आप कहेंगे 3 वर्ष में 3 गुने का मतलब हो गया जो धन 100 रुपए था वो 300 हो गया, तो ब्याज कितना मिला? 200%, 200 रुपए का ब्याज, इसका मतलब ये है। अब इसी दर पर 27 गुना, अब देखो सिंपल, देखो 27 गुना का मतलब क्या? 27 गुना, तो 27 गुना मतलब हर 3 साल में होगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 3 कर दें, यही तो होगा। तो 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 से जब एक 3 को काटा तो 3 तिया 9 तिया 27 वर्ष आया, तो यानी 3 गुना, तो 3 तिया 9, वो 9 वर्ष में डबल हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सी ऑप्शन। ओ 7.5 वर्ष कौन दे रहा है? अच्छा, पुराने वाले क्वेश्चन का दे रहे हो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो भाई, बात बनेगी तब, अदरवाइज आप इसको बेसिक से करें तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बेसिक से नहीं होगा, बेसिक से बता देता हूं सवाल को, बहुत सिंपल है, लेकिन बेसिक से हम करें क्यों, हमें इतना टाइम थोड़ी कि हम बेसिक से करते हैं सवाल को, ठीक है? क्लियर है? डी, डी नहीं है, हाँ बिल्कुल सही, 9 वर्ष, बहुत बढ़िया। एक और सवाल, बहुत अच्छा, यदि एम किसी कार्य को 3/5 भाग को 9 दिन में करता, अब देखो एम किसी काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता है, तो एम करता है 3/5 भाग को 9 दिन में, तो पूरा काम कितने में करेगा? आप कहेंगे 9 गुणा 5/3, 3 तिया 9, तो एम उस काम को 15 दिनों में करता है। इज दैट क्लियर? अब उस काम का 3/5 भाग तो एम ने कर दिया, शेष काम कितना बचा? एक में से 3/5 आपने कम कर दिया, तो शेष बचा 2/5, 2/5 काम को उस वर्ग के एन 10 दिन में करता है, तो टोटल काम कितने दिन में करेगा एन? आप कहेंगे 10 गुणा 5/2, तो एन उसको 25 दिन में करेगा। बात समझ में आ गई? एम उस काम के 3/5 भाग को 9 दिन में करता, मैंने पूरा देखा तो एम उस काम को 15 दिन में कर सकता है। उसने बोला शेष काम को, जब एम ने 3/5 काम कर दिया एक में से, तो शेष काम तो 2/5 बचा ना, तो 2/5 को वो 10 दिन में करता है एन, तो एन उस पूरे काम को कितने दिनों में कर पाएगा? आपने देखा 10 गुणा 5/2, 25 में, तो यानी एन जो है 25 दिन में काम करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई काम है जिस काम को जो एम है वो 15 दिनों में करता है, और जो एन है वो उसको 25 दिनों में करता है। कुल काम कितना? आप कहेंगे 75 यूनिट। अब मैं इन दोनों की कैपेसिटी निकालूं, कितना वर्क एफिशिएंसी है, तो आप कहेंगे 15 पंजे 75, 5 इसका है और 25 3 इसका है। उसने बोला दोनों मिल जाए, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं तो कितना हो जाएगा एम और एन को? तो 5 + 3, एक दिन में 8 यूनिट काम होगा, 75 यूनिट काम है, तो कितने दिन में हो जाएगा? 75/8 कर दूं, सवाल का उत्तर मिल जाएगा आपको। सवाल अच्छा था, ये अच्छे लेवल का सवाल था। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 दिन नहीं आएगा। उसने सिर्फ एन का नहीं पूछा है आपसे, उसने बोला दोनों मिलके काम करेंगे तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन क्या है? एम करता है 5 बोतल भरता है, एन भरता है 3 बोतल, तो दोनों को जोड़ोगे तो 8 बोतल भरते, 75 पानी की बोतल उनको भरनी है, तो 75 पानी की बोतल भरेंगे, 8 एक दिन में भरते, तो कितने दिन लगेंगे? 75/8 ना, सिंपल, बहुत बढ़िया। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर चलिए रहा, मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान बताओ क्या है?
माइनस का 4 माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का मोड। अब इस बात में सिर्फ एक लॉजिक समझ लो, सवाल समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले बोर्ड मास का रूल करो, ये ब्रैकेट सॉल्व होगा। ये ब्रैकेट नहीं है, ये मोड है। इस मोड का वैल्यू है, अगर आप माइनस प्लस एक्स का मोड करें या माइनस एक्स का मोड करें, जैसे ये मोड खुलेगा आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। बस इसका मतलब इतना समझ लो अभी आप, ठीक है ना। जब भी इस मोड को ओपन करोगे योर आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव, उसके अंदर कुछ भी लिखा है मोड के अंदर, ठीक है ना। इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा, अभी समझ में आ गई ना बात। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 4 माइनस का बाहर था, देखो 6 में से 4 गया तो माइनस का 2, इसका स्क्वायर। ऐसे सवालों में छोटी सी गलती आपका सवाल गलत कर देती है। माइनस देखो, जब -3 की -2 में गुणा हुई तो प्लस का 6, और ये क्या प्लस का 6, क्योंकि जैसे इसको ओपन करोगे इट विल बी प्लस। अब क्या हुआ नीचे, आप इसको करें तो ये क्या हो जाएगा 18। देखो पहले घटा मत देना, उसने क्या सवाल दिया है, उसने बोला 18 माइनस का 9 बटा 3 गुणा 5, उसने ये बोला है। तो पहले होगा 3 तिया 9 और 5 तिया 15। तो सवाल का क्या बना, -2 का स्क्वायर होता है प्लस का 4, तो माइनस का 4 प्लस का 6 प्लस का 6 बटा 18 माइनस का 15। तो 6 और 6 12 में से 4 गए तो कितना बचा 8, और इसमें से गए 18 में से 15 तो 3। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये आपको पता लग गया होगा। क्लियर है। तो आपको एक भी स्टेप हल्का सा भी गलत हो गया तो सवाल गलत हो जाएगा, और आपका जवाब 3/8 जो गलत आ रहा है। सवाल को समझने की कोशिश करो, करने की कोशिश करो, गलती अपने आप खत्म हो जाएंगी। ऊपर 6 कहां से आया, लिखा तो ये रहा 6, देखो ये 6 तो मैंने यहां लिख दिया, मैंने कहा ना ये मोड में है, तो माइनस मोड 6 जब ओपन होगा मोड हटेगा तो हमेशा प्लस बन जाएगा। जब इसमें 3 की गुणा करोगे 3 दो नीचे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अभी समझ में आया सभी लोगों को, ज्ञानाक्षा क्लियर है। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें। चलिए, ये लाइक बहुत देर से यहीं रुके पड़े हैं, मतलब इतने बच्चे घंटों से पढ़ रहे हैं और ये जो है लाइक यहीं है, पता नहीं क्यों। वो बढ़ाओ भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। एक और सवाल, 3√7 माइनस 4√7 से 5√7 माइनस का 2√7 5 कितना अधिक है, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल है, जैसे मैं बोलूं ना आपसे कि 20 रुपए और 70 रुपए, तो 70 रुपए 20 रुपए से कितने अधिक हैं, तो आप बोलेंगे 50। आपने सिंपल घटाया ना, तो यहां पर भी ये करना कि 3√7 माइनस 4√5 से ये कितना अधिक, दोनों घटा दो, 5√7 माइनस 2√5, तो कितना हुआ। जब माइनस बाहर लगा तो बदल जाएंगे सिंबल। 3√7 माइनस का 4√5 माइनस का 5√7 प्लस का 2√5। इज दैट क्लियर। अब देख लो, एक जैसे रूट जो करने वाले नंबर वो जुड़ जाएंगे। देखो 3√7 ये है और ये कितना है 5√7। क्लियर है भाई, 3√7 ये है 5√7 ये, दोनों को अगर एक साथ जोड़ें तो माइनस का 3√7 आ जाएगा, 2√7 आ जाएगा ना। क्लियर है यहां तक। जब दिक्कत आए तो बता दिया करो भाई हमें यहां पर दिक्कत है। सवाल का उत्तर आप देंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। हालांकि आप जवाब दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन करने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ओह एक मिनट रुकिएगा, मैंने शायद उल्टा लिख दिया है। ठीक है ना, इसमें से बात वही है, नेगेटिव आए पॉजिटिव आंसर तो आ ही जाएगा। 5√7 में से 2√5 है ना, कितना अधिक है तो इसको घटाओ, माइनस का 3√7 और माइनस का 4√5। ठीक है ना, क्योंकि सवाल में लिखा था ये इससे कितना अधिक है, तो क्या करें 5√7 माइनस का 2√5, इसको देखें भाई माइनस का 3√7 और प्लस का 4√5। अब देखो 5 में से 3 गए तो 2√7 हुआ, 4 में से 2 गए तो 2√5 हुआ, तो बाहर निकाल लिया आपने, तो क्या बचेगा √7 प्लस √5। आप जवाब दे सकते हैं, 2 कॉमन हो, √7 प्लस √5, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सवाल मिला और गलती बिल्कुल नहीं की आपने, और जवाब भी मुझे अच्छा मिला, दैट्स वेरी नाइस। आगे बढ़े, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। वन मोर क्वेश्चन, लाइक करते रहो भाई, आगे बढ़ाते रहो, सिलसिले को चलाते रहो। एक और सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, इसको सरल करना है। क्वेश्चन है 3/2 प्लस √3 -2/2 माइनस √3।
अपॉन 2 माइनस का 5√3। तो ये सवाल करने वाले क्यों रख रहा हूं, क्योंकि मोस्टली टेट में पूछे जाते हैं। तो जल्दी से कौन देगा इसका तेजी से जवाब, मुझे बताइएगा इसका आंसर, गलती ना हो आपसे, बस बढ़ाते रहो सवाल के जवाबों को। देखते हैं सवाल का मीनिंग क्या मिलता है आपकी तरफ से। और सवाल का जवाब देने के लिए, सर यूटेट की वजह से यूपी टेट के इस प्रीवियस को तो यूटेट को वो फॉलो करता है तो बढ़िया था। हाँ कोई बात नहीं है नवप्रभात, यूटेट की वजह आप यूपी टेट के इतने प्रीवियस, यार नवप्रीत आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा मैं। नवप्रीत जी ये बड़ा मुश्किल हो जाए। अभी आपने क्या कहा था 4-5 दिन पहले, आप क्या बोल रहे थे कि सर हमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन दे दो, बढ़िया हूं अच्छे हूं। अब इतना ही कर सकता हूं मैं, और बताओ मैं क्या करूं। अब हर चीज को तो आपके अकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगा, आप भी समझ रहे हैं मेरी बात को, है ना। 50 क्वेश्चन दिए, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, यूपी टेट के प्रीवियस ईयर भी करा देंगे जब यूपी टेट आएगा। अब यूपी टेट नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आप इन सवालों को तो हल करो पहले, ये सवाल आसान, इतने आसान भी नहीं है, ठीक है। चलो देखो जवाब क्या मिलता है जी। यूपी टेट जब आएगा यूपी टेट करा देंगे। अभी आप कह रहे थे आपका पेपर तो 30 तारीख का है ना, कोई बात नहीं है। अभी हम जब यूपी टेट आएगा यूपी टेट को करा देंगे, आप कह रहे थे यूपी टेट भी करा देंगे, डोंट वरी। लेकिन अभी इसको पढ़ेंगे, सुबह मैंने यू टेट का रखा है पेपर 2020 का, उसके बाद यूपी टेट करा देंगे, ठीक है ना। चलो अब सवाल देखो क्या मिलता है। क्वेश्चन क्या है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो अगर मैं इसका नीचे वाले को भूल जाओ, अभी हम इसका एलसीएम ले लेते हैं ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा, इसको बाद में देखेंगे क्या है। तो मैं अगर देखो 2√3 प्लस का और 2 माइनस का √3, इज दैट क्लियर। अब मैं इसको करूं तो डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 3 इंटू 2 माइनस का √3 माइनस 2 इंटू 2 प्लस का √3 अपॉन 2 माइनस का 5√3, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते, 3 दूनी 6 माइनस का 3√3 माइनस का 4 माइनस का 2√3 अपॉन क्या बचा नीचे देखो, एक बार a प्लस बी ए माइनस का मतलब क्या होता है 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, ये तो होगा भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन क्या है 2 माइनस का 5√3। इज दैट क्लियर। अब इसको आगे करें, अब देखो इसको 6 में से 4 गए तो कितना बचेंगे 2, मैं लिख दूं यहां पर इट्स 2 और 3 और 2 5 माइनस का 5√3 अपॉन 2 दूनी 4, इसको माइनस का 3 बराबर 1, तो कितना बचा 1, तो क्या हुआ 2 माइनस का 5√3 डिवाइड कर दें इट इज 1, तो राइट ऑप्शन शुड बी 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। कितने लोगों ने आंसर दिया है, ठीक है ना। सुबह होगा यूटेट का प्रीवियस ईयर, ये मैंने अपनी प्रैक्टिस से रखे हैं। यूटेट का सुबह कराऊंगा 6 बजे 2020 का, वो करा दिया मैंने, 19 का भी करा दिया है, 21 का भी करा दिया है, और सुबह 6 बजे होगा 2020 का प्रीवियस ईयर, ठीक है। अभी ये मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन दिए हैं जो मुझे लगे कि अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इज इट क्लियर। आगे बढ़े, एक सवाल की बात और की जाए। चलो तो वन मोर क्वेश्चन, एक आंसर मिला है, समझ में आ गया होगा। अब ये मत सोचे कि सर 1 कहां चला गया, देखो ये भिन्न ऐसे है a/1/b, ये भिन्न ऐसे लिखी है, तो जब 1 से b को भाग करोगे तो ये a ही रह जाए, इसलिए मैंने a/b लिखा है, ठीक है। कभी सोचे सर 1 कहां चला, इसको ऊपर नहीं जाएगा, ये सिंगल भिन्न लिखी है इसलिए ऐसे लिखा है, ठीक है। कभी आप गड़बड़ कर दो एग्जामिनेशन में। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, चलिए ये रहा, निम्नलिखित भिन्नों में से कौन सी सबसे छोटी है। अब सबसे छोटी भिन्न आपको बतानी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इस भिन्न में गलती नहीं करेंगे, सिंपल तरीका है, आसानी से कर पाएंगे। देखो ऐसी भिन्नों को सीधा क्या करना है, डिवीजन मेथड से निकालो। अगर 19 में आप 13 का डिवाइड करते हो तो कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 1.46। मैं इनके नंबर से लिख देता हूं यहां पर, 19 से कम 19 चौका 6, ठीक है। दूसरे की बात करें, अगर मैं 17 में 26 का बात करूं तो आप 170 में सीधा भाग कर लो भाई। अगर मैं 17 में, देखो समझना सवाल को, वैसे पहली वाली भिन्न जो थी वो अब क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, दूसरी वाली प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो पहली वाले को तो यहीं छोड़ दो, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा बड़े होते हैं। फिर भी मैं लिख देता हूं, तो 26 पंजे 130, ठीक है, तो 0.65 के आसपास आएगा। 28 में 29 का डिवाइड करते, देखो बिल्कुल 28 में 29 में तो 99 के पास आ रहा है ना भाई, एक का मैं तो लगभग कितना आ जाएगा 96 के पास आ जाएगा, तो 0.96। 33 में 52 का डिवाइड कर दो, ये 50 के आसपास आ रहा है। तो ये आपको बस ऐसा याद रखना है
कि जब डिवाइड करें तो कितना, ये 6 3 आ जाएगा 0.63। अब बताओ सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? पहली वाली भिन्न का वैल्यू 1.46, दूसरी वाली भिन्न का वैल्यू 0.65 है, तीसरी वाली का 96 है, चौथी वाली का 63 है। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी? पता लग गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आपने निकाल लिया इसका आंसर और मुझे बता भी दिया इसका आंसर क्या है, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। डी, डी सी क्या बोल रहे हो? ऑप्शन इसमें डी थोड़ी है, ऑप्शन तो यहां लिखा है ना भैया, यहां पर देखो ना। आप गलत मत कर देना, इसमें देखकर डी दे दो। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि भिन्न सबसे छोटी 33/52 है। डी क्यों बोल रहे हो सब लोग? समझो बात को, क्या लिखा है यहां पर, आप समझ नहीं पा रहे। सबसे छोटी भिन्न ये है डी वाली, जो लास्ट वाली, लेकिन उसका नंबर तो पहला है ना। क्लियर है? ओ माफ करिएगा, वेट ए मिनट वेट ए मिनट वेट ए मिनट वेट, ये 28/39 है, शायद मैंने 29 से ही डिवाइड कर दिया। ओके ओके, मगर इसमें 29 कैसे हुआ? ओके माफ करिएगा, और हाँ माफ करिएगा, हाँ जब भी ये 7 1 होना चाहिए ना, 0.71। तो राइट ऑप्शन ए है। इज दैट क्लियर नाउ? हाँ, ए इज द राइट आंसर। ऐसे सवाल को करो। एक और सवाल, चलो बताओ, 1/12 का कौन सा भाग 3/8? बहुत ही सुंदर सा सवाल दीजिएगा, इसका आंसर देखेंगे आपका जवाब क्या मिले। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है? तो सिंपल है ना, अगर 1/12 का कौन सा भाग पूछा तो मुझे क्या याद, अगर मैं आपसे बोलूं 2 10 रुपए का कौन सा भाग है, तो आप आसानी से निकाल पाएंगे ना, तो जवाब बड़ा आसान मिलेगा। गलती नहीं करने है बस आप इसमें, मुझे लग रहा है गलती कर देंगे इसमें आप, ऐसा मुझे लगता है। तो देखो मैंने माना इसमें 1/12 का कौन सा भाग, उसने भाग 3/8, मैंने माना वो x भाग है। 1/12 का कौन सा भाग 3/8 है, मैंने माना वो x होगा, तो मैं कर सकता हूं कि x का 1/12 बराबर 3/8 है। आप कह सकते हैं x बराबर 3/8 गुणा 12/1। तो राइट ऑप्शन, काट दे इसको, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 9/2 होना चाहिए, तो 9/2 भाग। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, नो प्रॉब्लम। आप इसको ऐसे भी कर सकते, 3/8 भाग किसका, 1/12 का, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, इनकी गुणा ऐसे, तो 3 गुणा 12/8, तब भी आप ऐसे ही कर सकते थे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 9/2। दोनों तरीकों से आप सवाल को कर सकते हैं, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर, हाँ ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही कहा आपने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक और सवाल, तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, गलती नहीं होंगी आपसे, ऐसा मेरा मानना है। तो चलिए एक सवाल और कदम बढ़ा लेते हैं आगे और देख लेते हैं आपका सवाल 41वां। यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता, तो बड़ा सवाल है आसान, उसे आधे भरे होने पर कितना पानी आएगा? हमने कहा किसी टैंक का 1/3 भाग में 80 लीटर पानी आता है, तो उसके पूरा कितना टैंक होगा, वो कहेंगे 80 गुणा 3, तो पूरा टैंक 240 लीटर का है। उसने बोला आधा में कितना पानी आएगा, तो 240 में 2 का डिवाइड कर दिया, 120 लीटर पानी आएगा। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जो आपने दिया है सही सही। तेजी से जवाब करते रहो, लाइक करते रहो, आगे बढ़ाते रहो, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करते रहो, जिससे कि सभी लोगों को इन सवालों को पूरा करने का मौका मिल जाए। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, दो संख्याओं का लेस है 495 में से 5 है, उन संख्याओं का योग 100 है, तो उनका अंतर बता दो कितना है। और आप सभी जानते हैं, अगर मैं आपसे बात करूं उन संख्याओं का योग, तो अगर मैं बात करूं a + b, दोनों संख्याओं का योग दिया है 100, और साथ में उसने एक इक्वेशन और लगाई है कि उन दोनों संख्याओं का लेस है। और आप सभी जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या हमेशा एलसीएम इनटू एचसीएफ होती है ना। तो क्या करें, एलसीएम कितना 495, एचसीएफ कितना 5, यानी इनकी मल्टीप्लाई ये आ जाएगी। अब आपके पास दो चॉइस है क्वेश्चन करने की, या तो आप ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लो जिन संख्याओं को अगर आप रखें तो 5 पंजे 25, 5 नाम 45 का, 5 का और 2 47, 7 5 चौके 20 और 4 24, 2475। या तो आप यही देख लो कि 2475 के ऐसे दो फैक्टर कर लो जिनको गुणा करने पर 2475 आए और जोड़ने पर 100 आए। तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढ लो जिनको करने पर ऐसी चीजें आपको समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह से कर पाओगे तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अदरवाइज अगर नहीं कर पाओगे, थोड़ी सी आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तब भी हो जाएगा। ठीक है ना। तो चॉइस ऑलवेज बी योर्स। तो देखेंगे जवाब क्या मिलता है। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि आप सीधा सवाल में, आपको पता तो लग गया
तरीका नंबर 1। अब अगर मैं दूसरे तरीके से आपको सवाल बताऊं तो आप ये भी तो कर सकते हो, आपको पता लगा एक्स वाई इतना है, एक्स प्लस वाई इतना है, या ए प्लस बी इतना है, ए इंटू बी इतना है, तो अब क्या करें, आप सबको पता है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये शायद फॉर्मूला आपको पहले मैंने पढ़ाया भी है, वो हमेशा क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, यही तो होता है फॉर्मूला। अब ए माइनस बी यहां से निकाल लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मैं करूं, ए प्लस बी कितना 100 है आपके सामने, माइनस 4 इंटू ये कितना है, आप कहेंगे 2 4 7 5, ये तो हो गया 10,000, ये हो गया 4×5 = 20, 4×7 = 28 और 2 30, 4×4 = 16 और 3 19 और 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये कितना बचा, 100 बचा। 10,000 में से 9,999 घटाओ तो कितना बचेगा, 100 ही बचेगा ना। तो यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो उसने क्या बोला, दोनों का अंतर बता दो, तो a माइनस बी कितना हो जाएगा, आप सीधा ऐसे भी कर सकते हैं, बराबर 10। तो राइट आंसर विल बी 10। क्लियर है, चॉइस हमेशा आपकी, आप क्वेश्चन को कैसे करना चाहते हैं, ठीक है ना, क्लियर है जी। देखो प्रैक्टिस से ज्ञान अक्षर तभी समझ में आएंगे जब प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस से समझ में नहीं आ सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब इतनी प्रैक्टिस आप कर लोगे उतना बेटर, नहीं करोगे तो ये आपके लिए लॉस है। तो मेरा सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो और लाइक भी करते रहो और आगे बढ़ाते रहो। लाइक बहुत कम है, स्टार्टिंग में बहुत हुए तो उसके बाद पता नहीं कहां चलेगा सब। 1:2:3:4 के अनुपात में 4 संख्याएं हैं, उन संख्याओं का योग 160 है, पहली व चौथी संख्या का योग बताओ कितना है। अब 4 संख्याएं दी हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसको आपको ऐसे बताता हूँ, ये इसको x मान लेते, सब x के साथ रखता हूँ जिससे आपको आसानी रहे, संख्याओं को समझने में दिक्कत होती है। x वाला आप बचपन से पढ़े तो जानते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ, ये संख्या, पहली संख्या x है, दूसरी 2x है, तीसरी 3x है, चौथी 4x है। क्या बोला उसने, उन संख्याओं का योग 160 है, इन सबको जोड़ू 160 उसने बताया मुझे योग, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो ये कितना, 4 3 7 2 9 1 10, 10x किसके बराबर है, 160 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 160/10 बराबर 16, x का वैल्यू 16 के बराबर है। तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी, 16, चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 64, 16 चौके 64, दोनों का योग कितना है, तो 16 चौके 16 पंजे 80 होना चाहिए ना, तो दोनों का जोड़ दें, 64 + 16 और 80 होना चाहिए ना। तो राइट ऑप्शन क्या है, इट शुड बी 80। क्लियर है, डी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, खूबसूरत जवाब आपकी तरफ से मिल रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं, 80 इसका आंसर आपने दिया है। एक और सवाल आपकी तरफ लेता हूं और मैं बहुत तेजी से करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे कि आपके सवाल आसानी से बन जाए, समय कम लगे और आप चीजों को तेजी से समझें। देखिए, जो संख्या का 3 गुना इस संख्या के 3/5 से 60 अधिक है। एक संख्या है उसका 3 गुना, मैंने वो संख्या a मानी, तो a का 3 गुना इस संख्या के a के 3/5 से 60 अधिक है, ये तो मतलब है भाई, एक संख्या वही है a, उसका 3 गुना कर दें तो उसी संख्या के 3/5 से वो 60 ज्यादा हो जाता है। सवाल यही तो बोला उसने। तो क्या करें, आप देखो इसको क्या कर सकते हैं, आप 5 को इधर भेज दें, तो 3a = 3a प्लस 60 × 300/5, ऐसे कर देता हूं, एलसीएम ले लिया मैंने इसका 5, इसको उधर भेजे तो 15a माइनस का 3a = तो ये 12a = 300, तो a = 300/12 हो जाएगा ना। तो 12 दूनी 24 और 12 पंजे 25। तो उसने बोला वो संख्या कौन सी है, तो समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 25 है ए। आप अपने जवाबों को भी देते रहे, गड़बड़ ना करें, आपके जवाब भी तेजी से ही आते रहे। ए = 25 है, इसका जवाब डी नहीं होगा। डी पहले वाले सवाल को तो नहीं दिया, अभी पीछे वाले सवाल पर बैठे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, कदम कदम आगे बढ़ाओ, सवालों को बनाते जाओ। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आ रहा है, चलिए संभालिए एक और सवाल। पेपर आए और डिविजिबिलिटी रूल ना आए तो कैसे हो सकता है। क्वेश्चन है 5 4 3 2 *7 9 से विभाज्य हो तो एस्टिक के स्थान पर जो अंक होगा वो कौन सा है। और आप जानते हैं कि 9 की विभाजनता का नियम क्या है, कि संख्याओं का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो मैं करूं
5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7 अपॉन 9 होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाए तो कितना हुआ, 5 और 4 9 और 3 12 2 14 और 7 21 प्लस स्टार बटा 9। अब देखो, अब इसमें मैं क्या रखूं, स्टार की वैल्यू 9 से पूरी पूरी कट जाए, स्टार की जगह मैं क्या पुट करूं, क्योंकि 9 × 27 होते हैं, तो इसमें कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए ना। तो अगर स्टार की जगह मैं 6 पुट कर दूंगा तो मेरा सवाल 27 9 से पूरा डिवाइड कर जाएगा, तो ये आंसर 6 होना चाहिए, राइट ऑप्शन सी। बहुत बड़े राजीव, काफी खूबसूरत जवाब दिया राजीव ने, वेरी गुड, नाइस, बढ़िया। आगे बढ़े, एक और सवाल की फिर बात कर लेते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 15 20 54 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। ये भी सवाल अच्छा है, इस तरह के सवाल एग्जाम में आने के चांसेस बन जाते हैं, तो सवाल आपके स्क्रीन पर है और मैं चाहूंगा जवाब में गलती ना हो आपसे, तेजी से इसका आंसर देने की कोशिश करें। सिंपल सवाल है जी, क्वेश्चन आपके समक्ष। देखो सवाल बिल्कुल सिंपल है, अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको बताना है कि 12 15 20, तो मैं अगर बात करूं 12 15 20, इसका एलसीएम कितना होगा, 180 और 54 भी, माफ करिएगा 54 भी तो 12 15 80 और 54 का एलसीएम, भाई आप देखो, यानी इन दोनों का एलसीएम निकालो चारों का, जो एलसीएम आएगा वो तो पूरा पूरा काट देगा, इनको 0 शेष देगा, तो जो एलसीएम निकलेगा इनका, यानी 12 15 20 और 54 का जो एलसीएम आएगा उसमें बस 4 जोड़ देना, क्योंकि एलसीएम जो वो तो पूरा पूरा कट जाएगा ना। तो आपको निकालना 12 15 20 और 54 का एलसीएम, और एलसीएम तो शायद आप जानते हैं कितना होता है, अगर मैं इसका एलसीएम निकालूं तो वैसे 540 आएगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ये 54 सबसे बड़ा नंबर है, इसी में मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर भी बता देते हैं। देखो कैसे निकालते हैं एलसीएम, अब देखो यहां निकालने का तरीका आपको, डिवीजन मेथड सबको पता है, 2 × 12 15 कटता नहीं, 10 बार 27 बार, अब 2 से फिर काटें तो 3 बार, 15 कटता नहीं, 5 बार 27 बार, अब 3 से काटें तो देखो 3 से काटूं तो कितना आएगा, 1 बार 5 बार 5 बार 9 बार, तो अब कितना हुआ, अभी देखो 5 5 बच गए तो 5 बार काट लेते हैं, 1 1 3 2 बार आ गया, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ये, और इसमें 4 और जोड़ देना, तो कितना हुआ, 5 3 5 3 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 540 होना चाहिए ना, और +4, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, 544। इज दैट क्लियर, नो प्रॉब्लम। राइट ऑप्शन कितना हुआ, 544 इसका एकदम सही जवाब है, जिन्होंने दिया 544, सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया। यही तो मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए, और मुझे आपसे क्या चाहिए, लाइक और सही आंसर देते रहिएगा। आप लोग जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, रिकॉर्डेड में हो चाहे लाइव में हो, तो सभी लोग अपना प्यार जरूर देते रहें। क्वेश्चन एक और है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग। अब दो धनात्मक संख्याएं कौन सी, कोई भी ले लो, मैंने माना a और b है, a² + b² वो 100 है, अब उनके वर्गों का अंतर दे दिया 28 है, यानी a² - b² कितना 28 है, तो इन संख्याओं का योग बता दो कितना होगा। अब तो हो सकता है सवाल के नहीं हो सकता है, मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपको पता है कि a² + b² का वैल्यू आपको पता है कितना है, a² - b² का वैल्यू आपको पता है कितना है, तो दोनों को सॉल्व कर लें, मुश्किल तो नहीं होगा। तो दोनों इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व कर, दोनों को ऐड कर दिया, a² + b² = 20, दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा, कट जाएगा ये वाला, तो कितना बचा, ये बचा 2a² = 128, a² 128/2 64, और a बराबर 64 का वर्गमूल बराबर 8, a का वैल्यू 8 आ गया, b का वैल्यू निकाल लो। जब a का वैल्यू 8 है तो आप जानते हैं a² + b² बराबर 100 था, तो a² का वैल्यू कितना हो जाएगा 64, भाई a का वैल्यू कितना आया है 8, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 ना, तो b² बराबर 100 माइनस का 64, तो b = कितना हो जाएगा 6 36, और b कितना हो जाएगा 36 का वर्गमूल, तो 6, ये 6 मिल गया आपको। अब क्या हुआ, आपने कहा a उस दोनों संख्याओं का योग, तो a का वैल्यू कितना है 8, b का वैल्यू कितना है 6, दोनों को जोड़ दो तो शायद आपको पता लग गया होगा आंसर क्या होगा। एकदम करेक्ट जवाब सी, बहुत बढ़िया, राइट ऑप्शन सी 14, बहुत ही खूबसूरती से
50 क्वेश्चन पूरे होने वाले हैं हमारे, और तेजी से आपने बहुत अच्छे से पढ़े। एक और सवाल दे दो तो फिर ये सवाल जल्दी से करिएगा। सरल करना है आपको। 532 गुणा 56 प्लस 532 गुणा 44 अपॉन 7.66 स्क्वायर माइनस 2.34 स्क्वायर। अब देखो इसमें कोई भी सम आपको जो है ना मिलानता या कोई भी ऐसा लिंक नहीं मिल रहा होगा कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऊपर नीचे से काट दे, कटेगा ऐसे ही, समझो। देखो 532 दोनों में है तो डिस्ट्रीब्यूटिव लगा देता हूं मैंने कहा 532 में इसमें से कॉमन निकालता हूं, अंदर क्या बचेगा 56 प्लस 44, नीचे क्या करें, आप जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो एक बार जोड़ दें एक बार घटा दें, तो क्या हो जाएगा 7.66 माइनस का 2.34, एक बार को जोड़ देते हैं 7.66 प्लस का 2 है ना। अब क्या करें, ऊपर हो गया 532 मल्टीप्लाई बाई 100, नीचे क्या हुआ, अब देखो जब इसमें से घटा है 6 में से 4 गए 2, 6 में से 3 गए 3 और 5, अब देखो 7 और 2 9 और 1 10, ये हो गया ना। अब एक बात और देखो यहाँ पर, भाई यहाँ पर देखो ये 532 है, तो जब इसको 2 दशमलव हटाओगे तो 2 दशमलव यहाँ पर जाएंगे, 2 जीरो, 532 में एक बार गया, जीरो से जीरो कट गया, तो 100 में 10 की गुणा करें तो कितना आएगा 1000, तो राइट ऑप्शन शुड बी 1000। किसका आया है सवाल का जवाब, सी ऑप्शन। किसने दिया मुझे, सी, बहुत बढ़िया। तो जांच कर लीजिएगा, आंसर एकदम होना चाहिए सही, गलती नहीं होगी आपसे, और राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी 1000। आगे बढ़ते हैं एक बार और सवाल पर चर्चा करते हैं। वन मोर क्वेश्चन। किसी वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपए है, लेकिन खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर इसे 900 में बेच देता है, समझ लो खुदरा व्यापारी ने कितने प्रतिशत लाभ कमाए। सिंपल सवाल है, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब हमारे पास जरूर मिलेगा, और आप इसका जवाब क्या देंगे। एक व्यापारी ने उसको क्या काम किया है, कितने पर खरीदा और उस पर 40% का लाभ लेकर बेच दिया, तो देखेंगे आपका लाभ परसेंटेज कितना मिला है भाई। उम्मीद है आपका जवाब मुझे आसानी से मिल जाएगा। सवाल मैं समझा देता हूं, देखो उसने 900 की चीज ली 40% बट्टे पर, तो कितने की ली, 900 में 60% का 60, उसे तो 60% की पड़ी ना वो, तो 9 चौक 36, 9 छिक्का 54, 540 रुपए की उसने वो चीज खरीदी, उसका कॉस्ट प्राइस तो 540 हुआ ना। अब उसने उसको बेचा कितने में, 900 में बेच दिया। हम क्या करते जल्दबाजी में 900 रुपए के लिए 40% का डिस्काउंट लेकर 900 पर बेच दिया, तो उसको फायदा कितने का, 40% का ही होगा। ऐसा नहीं है, गलत है। उसने 540 में वो चीज ली है, बेची कितने में, 900 में, तो कितने रुपए का फायदा उसने कमाया है, 360 रुपए का। उसने 360 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, किस पर, 540 रुपए पर, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस 540 था, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 18 दूनी 36, 18 3 54, 200/3 यानी 66 सही 2/3% का टोटल है। ऑप्शन नंबर सी क्लियर है, सी ऑप्शन होगा। हाँ, हम जल्दबाजी में क्या कर देते हैं चंद्रकांता जी, हम सीधा बोलते हैं तो 40% ही तो आएगा आंसर, क्योंकि उसने 40 पर का डिस्काउंट दिया, 40 फायदा भेज दिया, तो उसको सोच समझ के करें, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े, नो प्रॉब्लम। एक और सवाल है, इस प्रश्न का अंतिम सवाल, क्योंकि हमने 50 क्वेश्चन का प्रॉमिस किया था, और बहुत ही बेहतरीन 50 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व भी कराए हैं, और मुझे उम्मीद है आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद भी सिद्ध होंगे। कौन सी राशि पर साधारण ब्याज से 6 महीने में 4% वार्षिक दर से 150 रुपए ब्याज मिलेगा। आपको ब्याज मिलेगा, बहुत ही सिंपल सवाल है। और आपको बता दूं, मेरे बाद कामनी मैम आपको सीडीबी का पेपर कराएंगी, जो यूटेट का आया हुआ है, क्योंकि संडे के हम ले सकते हैं, बाकी तो दिन हमारी क्लास चलती है। और सुबह 6 बजे मैं क्लास लूंगा, जहां पर मैं यूके टेट का 2020 का पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चलिए सवाल देखेंगे, 6 महीने का ब्याज 4% वार्षिक दर से। अब देखो आप सभी जानते हैं कि अगर मैं एसआई की बात करूं तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। उसने एसआई आपको दे दिया 150, पी कितना, पी तो निकालना है, आर कितना 4, समय कितना 6, क्योंकि वार्षिक दर है तो 100/12 हो जाएगा ना, ऐसे 6 दूनी 12, क्लियर है। तो 200 को उधर भेज देते हैं, तो 4p = 150 मल्टीप्लाई बाई 200, 200 के 100 दूनी 200, तो p = 150 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन 4, 50 ये हो गया, तो 15 5 75, 100 रुपए। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। कौन इसका आंसर बी देता, बहुत बढ़िया, तो राइट ऑप्शन बी। और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपको 50 के 50 समझ में आए होंगे। समझ में आए तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि वो भी चीजों का समझ पाए।
अब मैं चलता हूं, विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार आप सबके प्यार और स्नेह के लिए। मुलाकात होगी आपसे कल शाम सुबह 6 बजे यूटेट के पेपर में, शाम को 7:30 बजे सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लेकर के। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और साथियों, सभी लोगों का भला हो, आप सभी की परीक्षाएं जो भी यूटेट दे रहे हैं उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारी टीम की शुभकामनाएं। नमस्कार एंड गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस।